24 घंटे की शिफ्ट के बाद यूनिफॉर्म पर कॉफी का दाग और नींद से भारी आंखों के साथ वह गलत कार में बैठ गई। उसने उसे ऐसे देखा जैसे वह जिस हवा में सांस ले रहा था उसे गंदा कर रही हो। कमरा नंबर 407 में उसकी माँ उसका हाथ ऐसे पकड़े हुए थी जैसे अपनी ही जिंदगी को थामे हो। अभी मेरी कार से निकलो। आवाज हवा को ब्लेड की तरह काट गई। प्रिया ने एक झटके से आंखें खोलीं। दिल तेजी से धड़क रहा था। एक पल के लिए समझ नहीं पा रही थी कि वह कहाँ थी, क्या हुआ था। उसके बगल में एक गहरे सूट वाला आदमी क्यों था जो उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई अपराध किया हो। कार अपोलो अस्पताल के निकास पर मरीन ड्राइव पर खड़ी थी। इंजन चल रहा था, एयर कंडीशनिंग ठंडी थी और वह आदमी अर्जुन मेहता, 38 साल का, जबड़ा कसा हुआ, भूरी आंखें जिसमें उसने पहले कभी इतनी ठंडक नहीं देखी थी, अपना हाथ दरवाजे की ओर बढ़ाए हुए जैसे किसी ऐसी चीज को खारिज कर रहा हो जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। प्रिया ने एक बार पलक झपकाई, फिर 2 बार। स्टेथोस्कोप अभी भी उसके गले में लटका था। बैग उसकी गोद में था। हरे रंग की यूनिफॉर्म पर कॉफी का दाग था जिसे उसे एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट के बीच बदलने का समय भी नहीं मिला था। उस अस्पताल में 24 घंटे का दबाव, गलियारों में दौड़ना, फैसले लेना, डरने वाले लोगों का हाथ थामना जो अगले दिन उठने से डरते थे। और अब वह यहाँ गलत कार में एक ऐसे आदमी के साथ थी जो उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह अदृश्य हो। एक बुरे तरह की अदृश्यता, एक ऐसी अदृश्यता जो परेशान करती है, जो ऐसी जगह घेर लेती है जो उसकी नहीं है, जिसे और नुकसान पहुंचाने से पहले हटाना जरूरी है। उसने शुरू किया। थकावट से उसकी आवाज भर्राई हुई थी। मुझे लगा कि यह वह ऐप टैक्सी थी जिसे मैंने बुलाया था। माफ करना, मैं जा रही हूं। तुमने एक निजी वाहन में घुसपैठ की है। अर्जुन ने अपना लहजा नहीं बदला। कोई फटता हुआ गुस्सा नहीं था, कुछ और बुरा था। तिरस्कार, नियंत्रित, मापा हुआ, ठंडे तापमान पर परोसा गया। मुझे नहीं पता कि तुमने एक निजी कार को ऐप टैक्सी कैसे समझ लिया, लेकिन यह मेरी समस्या नहीं है। मेरी समस्या यह है कि मुझे अभी यहां से निकलना है और तुम मेरी सीट पर बैठी हो। बाहर अपोलो अस्पताल के गेटकीपर शर्मा जी, लगभग 50 साल के एक आदमी जो प्रिया को नाम से जानते थे, जो जानते थे कि वह अपनी कॉफी में चीनी नहीं लेती थी और जो गलियारे में मिलते समय हमेशा अपनी बेटी के बारे में पूछते थे, रुक गए, देखने लगे, इसलिए नहीं कि वे चाहते थे, बल्कि इसलिए कि अर्जुन की आवाज में एक ऐसा अधिकार था जो लोगों को अनजाने में रुकने पर मजबूर कर देता है। लाइन में इंतजार कर रही एक ऐप टैक्सी ने एक बार हॉर्न बजाया, फिर 2 बार। मरीन ड्राइव के ट्रैफिक में किसी भी औपचारिकता के लिए धैर्य नहीं। प्रिया ने अपने चेहरे पर गर्मी महसूस की। यह शर्म नहीं थी, यह कुछ गहरा, कुछ पुराना था। कमतर समझे जाने की वह भावना, अपनी थकान को अनदेखा किए जाने की, अपनी 24 घंटे की सेवा को ऐसे माना जाने की जैसे वह किसी ऐसे व्यक्ति की 2 मिनट की असुविधा के सामने अप्रासंगिक हो जिसने कभी किसी और की देखभाल में पूरी रात खड़े होकर नहीं बिताई थी। उसने गहरी सांस ली, अपना बैग उठाया, कंधे पर धीरे से पट्टी डाली और दरवाजा खोलने से पहले उसे देखा। गुस्से से नहीं, आंसुओं से नहीं, बल्कि उस सीधी, साफ नजर से जिसे केवल वही बनाए रख सकता है जिसने सीखा हो कि सब कुछ भारी होने पर भी कैसे खड़ा रहना है। यह एक गलती थी। उसने दृढ़ और धीमी आवाज में कहा, मैं अपनी थकान के लिए माफी नहीं मांगूंगी, और वह बाहर निकल गई। दरवाजा एक सूखी आवाज के साथ बंद हो गया। वह टकराया नहीं, यह नाटकीय नहीं था, यह और बुरा था, यह गरिमामय था, और उस पल में गरिमा उसके द्वारा दिए जा सकने वाले किसी भी जवाब से ज्यादा भारी थी। शर्मा जी अभी भी देख रहे थे। जब प्रिया उनके पास से फुटपाथ की ओर निकली तो उन्होंने अपना मुंह खोला जैसे कुछ कहना चाहते हो। उसने हल्के से सिर हिलाया, अभी नहीं, और वह चलती रही। मुंबई की गर्म कंक्रीट पर उसके कदम मजबूत थे। शहर उसके चारों ओर शोरगुल वाला और उदासीन था, जैसा वह हमेशा से था और हमेशा रहेगा। कार के अंदर अर्जुन ने अपना हाथ सामने वाली सीट के पिछले हिस्से पर पटका। चलो। रमेश, ड्राइवर रमेश, 45 साल का, हर अच्छे पेशेवर की तरह विवेकपूर्ण, जो मालिक की बातचीत के दौरान खुद को अनुपस्थित रखना सीख जाता है। बिना कुछ कहे गियर लगाया, लेकिन उसकी आंखें 1 सेकंड के लिए रियर व्यू मिरर में दिखाई दीं, लापरवाही से नहीं बल्कि अनैच्छिक मानवता से। अर्जुन ने देखा या देखना नहीं चाहा। वह अपने फोन की ओर देख रहा था। क्लिनिक सेंट बेनेडिक्ट, निजी आईसीयू के नाम से सेव नंबर से 4 मिस्ड कॉल थीं। उसके पेट में एक ऐसी ऐंठन उठी जिसका 30 सेकंड पहले हुई घटना से कोई लेना देना नहीं था। इसका संबंध 3 दिन पहले हुई घटना से था, जब डॉक्टरों ने उसे एक छोटे और शांत कमरे में बुलाया था।
और ऐसे शब्द इस्तेमाल किए थे जिन्हें वह अभी तक अपने दिमाग में व्यवस्थित नहीं कर पाया था। उसकी माँ देवी मेहता 67 साल की 11 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी और उसकी हालत बिगड़ रही थी। प्रिया को 2 ब्लॉक आगे सही उबर मिल गई। वह अंदर बैठी, अपना बैग सीट पर फेंका, अपना सिर ठंडे शीशे पर टिकाया और आंखें बंद कर लीं। वह रोई नहीं। यह वह विवरण था जिसे कोई उसके बारे में नहीं समझता था। प्रिया वर्मा 34 साल की, आईसीयू में 8 साल के अनुभव वाली नर्स, किसी के सामने नहीं रोती थी। इसीलिए नहीं कि उसे महसूस नहीं होता था, बल्कि इसीलिए कि उसने अपने पेशे के पहले साल में ही सीख लिया था कि कुछ दर्द को अस्तित्व में रहने के लिए एक निजी जगह की जरूरत होती है, और अस्पताल का गलियारा, किसी अस्पताल का गलियारा, एक कार की सीट या एक व्यस्त एवेन्यू का फुटपाथ वह जगह नहीं थी जो उसने महसूस किया। जबकि मुंबई रोशनी और छाया और हॉर्न के रूप में खिड़की से गुजर रहा था, वह एक ऐसा मिश्रण था जिसे वह अच्छी तरह जानती थी। अन्याय और थकान, ये कोई नई बात नहीं थी, ये उसकी पुरानी साथी थीं। वह उस पेशे में यह जानते हुए आई थी कि ज्यादातर समय वह अदृश्य रहेगी, कि लोग जरूरत पड़ने पर उसे बुलाएंगे और जरूरत न होने पर उसे अनदेखा कर देंगे। उसने अपने काम का मूल्य बाहर की पहचान में नहीं, बल्कि छोटे और वास्तविक पलों में खोजना सीख लिया था। आधी रात में एक मरीज का हाथ कसकर थामना, किसी ऐसे व्यक्ति की मुस्कान जो डरकर आया था और अब उम्मीद के साथ जा रहा था। अपोलो अस्पताल में वह 3 सप्ताह पहले चौथे तल के विशेष वार्ड में एक खाली पद भरने के लिए आई थी, और 3 सप्ताह में वह कमरा नंबर 407 की एक मरीज, देवी जी, के विशेष रूप से करीब आ गई थी। एक सफेद बालों वाली महिला, जीवंत आंखें और मुस्कान का एक ऐसा तरीका जो कमरे को थोड़ा बड़ा दिखाता था, जो सबका नाम पूछती थी, जो याद रखती थी, जो सबसे मुश्किल दिनों में भी एक दयालु शब्द पेश करने के लिए ढूंढ लेती थी। प्रिया उस पल उबर में बैठी, कार वाले आदमी के बारे में न सोचने की कोशिश करते हुए नहीं जानती थी कि देवी मेहता का एक बेटा भी था। उसे उसका नाम नहीं पता था। वह नहीं जानती थी कि वह कैसा दिखता था। वह बस इतना जानती थी कि वह हर दिन उसका इंतजार करती थी, और हर दिन वह सही समय पर नहीं आता था। वह देर से आता और जल्दी चला जाता था, और देवी मेहता कभी शिकायत नहीं करती थी, बस दरवाजे की ओर उस मुस्कान के साथ देखती थी जिसने अनुपस्थिति को इंतजार में बदलना सीख लिया था। उसके पास बहुत कुछ है, देवी मेहता ने एक बार कहा था जब प्रिया स्टैंड पर ड्रिप लगा रही थी। हमेशा से रहा है, बचपन से ही उसने सब कुछ अकेले उठाया है, लेकिन उसका दिल अच्छा है। मेरी बेटी, यह बस बहुत सी भारी चीजों के नीचे दबा हुआ है। प्रिया मुस्कुराई थी। उसने सोचा था हर माँ ऐसा ही कहती है। उसने सोचा था न्याय करना मेरा काम नहीं है, और उसने हमेशा की तरह अपना काम जारी रखा था, सावधानी से, उपस्थित रहकर, उस शांत ध्यान के साथ जो फर्क डालता है तब भी जब कोई नहीं देख रहा होता है। उस रात प्रिया अंधेरी के अपने अपार्टमेंट में पहुंची, नहाया, बची हुई दाल गरम की और किचन की मेज पर बैठी। बगल वाली कुर्सी पर साफ यूनिफॉर्म तह करके रखी हुई थी, अगले दिन की शिफ्ट के लिए तैयार, क्योंकि उसने पहले ही सीख लिया था कि सच्चा आराम तब शुरू होता है जब आप सब कुछ बाद के लिए छोड़ना बंद कर देते हैं। उसने एक पल के लिए यूनिफॉर्म की ओर देखा, कार में बैठे उस आदमी के बारे में सोचा, उसकी ठंडी आवाज, उसका बढ़ा हुआ हाथ, दरवाजे की ओर इशारा करते हुए। तुम मेरी सीट पर बैठी हो, जैसे कि वह एक गलत जगह रखी हुई वस्तु हो, जैसे कि दूसरों के जीवन की 24 घंटे की देखभाल किसी ऐसे व्यक्ति की 2 मिनट की असुविधा से मिटाई जा सकती हो जिसे जीवित रहने के लिए कभी अदृश्य होने की जरूरत नहीं पड़ी थी। उसने गर्म दाल पर फूंक मारी और उस पल फैसला किया जो गरिमा वाला कोई भी व्यक्ति करेगा, भूल जाना, आगे बढ़ना। कल एक और दिन था, एक और शिफ्ट, अन्य मरीज जिन्हें उसकी पूरी जरूरत थी, महंगी कारों में बैठे घमंडी अजनबियों की यादों से टूटी हुई नहीं, जो वह नहीं जानती थी और जो नियति ने पहले ही उस शांत क्रूरता के साथ तय कर लिया था जिसे केवल वास्तविक जीवन ही गढ़ सकता है। वह यह था कि भूलना एक विकल्प नहीं होगा, क्योंकि अगले दिन जब उसने कमरा नंबर 407 का दरवाजा खोला, हाथ में मेडिकल रिकॉर्ड और देवी जी के लिए पहले से बनी मुस्कान के साथ, तो वहां एक आदमी खिड़की के पास खड़ा था। पीठ उसकी तरफ थी, गहरा सूट पहने हुए, कंधे कसे हुए थे, जैसे कोई बिना मदद मांगे दुनिया का बोझ उठाए हो। और जब वह पलटा, जब उसकी भूरी और ठंडी आंखें उससे मिलीं, तो पहचान एक साथ क्रूर और बिल्कुल लाचार थी। वह वही था, कार वाला आदमी। और पिछली रात के बाद पहली बार अर्जुन मेहता के चेहरे से एक पल के लिए उसका सारा कवच उतर गया। चुप्पी 3 सेकंड से भी कम समय तक रही, लेकिन यह उस तरह की चुप्पी थी जो बाद में गायब नहीं होती, जो शरीर में, कंधों के तनाव में
जिस तरह से हवा दो लोगों के बीच ठीक से चलना बंद कर देती है, जो सबसे बुरे संभव क्षण में एक दूसरे को पहचानते हैं, वह दर्ज हो जाती है। प्रिया पीछे नहीं हटी। उसने मेडिकल रिकॉर्ड पकड़े हुए अपने हाथ को कांपने नहीं दिया। उसने अपने चेहरे को वह सब कुछ उजागर करने नहीं दिया जो सुरक्षित था। व्यावसायिकता, उपस्थिति, वही साफ और सीधी नजर जो उसने पिछली रात मरीन ड्राइव के फुटपाथ पर बनाए रखी थी, जब उसने अपनी ही कार के दरवाजे की ओर इशारा किया था, जैसे किसी बेकार चीज को हटा रहा हो। अर्जुन खिड़की के बगल में खड़ा रहा। सुबह की रोशनी खिड़की के पर्दों से समानांतर रेखाओं में अंदर आ रही थी, कमरे को उजाले और अंधेरे की पट्टियों में काट रही थी। वह फिर से सूट में था, इस बार गहरा ग्रे, सफेद शर्ट, बिना टाई के, जैसे वह सीधे किसी ऐसी जगह से आया हो जहां औपचारिकता की आवश्यकता थी, लेकिन तैयार होने का समय नहीं मिला था। भूरी आंखों ने उसकी आंखों को पाया और उस एक पल के लिए जिसे उसने प्रवेश करते समय देखा था, अंदर कुछ ऐसा था जो ठंडक नहीं बल्कि झटका था। फिर झटका गायब हो गया और ठंडक लौट आई। तुम यहां नर्स हो? उसने कहा। यह सवाल नहीं था। हाँ, प्रिया ने उतने ही कम शब्दों में जवाब दिया। वह देवी मेहता की ओर मुड़ी, जो बिस्तर पर आंखें खोले और पहले से बनी मुस्कान के साथ थीं। उसने उस ध्यान को हटा दिया जो कमरे में एक तीसरे पात्र की तरह कब्जा कर रहा था। शुभ प्रभात देवी जी, रात कैसी रही? बेहतर, देवी जी ने जवाब दिया, और आवाज में उस व्यक्ति की कोमल बनावट थी जो धीरे धीरे सावधानी से जागता है, जैसे कि दिन नाजुक हो और उसे कोमलता से संभालने की जरूरत हो। तुम मेरे सपने में थी, जानती हो। मुझे एक कहानी सुना रही थी, मुझे याद नहीं कौन सी, लेकिन वह अच्छी थी। प्रिया सचमुच मुस्कुराई, क्योंकि देवी जी के साथ सचमुच मुस्कुराना असंभव था। तो यह एक अच्छा सपना था, उसने कहा, और उसने सालों से यह काम करने वाले व्यक्ति की सटीक और शांत हरकतों के साथ महत्वपूर्ण संकेतों की जांच शुरू कर दी, जिसने सीखा था कि इशारों की गति मरीज की चिंता को कैसे प्रभावित करती है। अर्जुन स्थिर खड़ा होकर देख रहा था, उस आदमी के आसन के साथ जो वातावरण को नियंत्रित करने का आदी था, और उस पल में महसूस कर रहा था कि वह कुछ भी नियंत्रित नहीं कर रहा था। अर्जुन, देवी मेहता ने अपने बेटे की ओर सिर घुमाते हुए बुलाया। क्या तुम प्रिया को जानते हो? यह इस फ्लोर की सबसे अच्छी नर्स है, किसी से भी पूछ लो। हम पहले मिल चुके हैं, उसने कहा। आवाज तटस्थ, नियंत्रित निकली। प्रिया ने मेडिकल रिकॉर्ड से आंखें नहीं उठाईं। कहाँ मिले थे? देवी मेहता ने उस सहज जिज्ञासा के साथ पूछा जो अभी भी मानती है कि संयोग उपहार होते हैं। अस्पताल के बाहर, प्रिया ने उसके कहने से पहले जवाब दिया। अस्पताल के बाहर, सरल, सच्चा, बिना किसी चोट पहुंचाने वाले विवरण के, बिना किसी झूठ बोलने वाले चूक के। यह जल्दी हुआ और हो गया। यह जल्दी था, दर्दनाक था, लेकिन जल्दी था। देवी मेहता ने उसे ऐसे महसूस किया जैसे कि वह दुनिया का सारा अर्थ रखती हो, और अपने बेटे की ओर उस धैर्यवान और अडिग प्रेम के साथ मुस्कुराई जिसे केवल वही माएं बनाए रख सकती हैं जिन्होंने बहुत कुछ माफ कर दिया हो। उसके हाथ ऐसे हैं जो मेरे बेटे को ठीक करते हैं। सच में, जब वह मेरा हाथ पकड़ती है तो मैं शांत हो जाती हूं। क्या तुम यह मानते हो? अर्जुन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें प्रिया के हाथों पर गईं, जो उस पल मेडिकल रिकॉर्ड में कुछ लिख रही थीं, मजबूत, बिना किसी हिचकिचाहट के। और वहां एक सेकंड के लिए जितना उन्हें रुकना चाहिए था, उससे ज्यादा देर तक रुकी रहीं। वह 20 मिनट बाद कमरे से बाहर निकला, जब केस के प्रभारी डॉक्टर सुबह की मुलाकात के लिए आए। प्रिया प्रोटोकॉल के अनुसार वहीं रुकी रही ताकि देखभाल का पालन कर सके, निर्देशों को लिख सके और यह सुनिश्चित कर सके कि देवी मेहता हर जानकारी को समझें, बिना तकनीकी शब्दावली से डरे जिसे डॉक्टर कभी कभी अनुवाद करना भूल जाते थे। डॉ सिंह, 52 साल के, चौथे तल के विशेष वार्ड के प्रमुख, एक सीधे बोलने वाले और संयमित हाव भाव वाले व्यक्ति ने मरीज की ध्यान से जांच की, सवाल पूछे और फिर प्रभारी परिवार के सदस्य से गलियारे में बात करने के लिए कहा। प्रिया देवी मेहता के साथ ही रही। देवी जी ने दरवाजा बंद होने का इंतजार किया और फिर उसे उन आंखों से देखा जो बहुत कुछ देख चुकी थीं। उसने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, है ना? प्रिया ने आंखें ऊपर उठाईं, उसकी आंखों से मिली। देवी जी, मैं अपने बेटे को जानती हूं, देवी जी ने कहा, बिना आरोप के, बिना नाटक के, उस शांत उदासी के साथ जिसने लंबे समय पहले ही एक मुश्किल सच्चाई को स्वीकार कर लिया था। जब वह डरता है तो वह कठोर हो जाता है। हमेशा ऐसा ही रहा है। 8 साल की उम्र से, जब उसके पिता चले गए और उसने फैसला किया कि वह अब कभी किसी चीज को बहुत करीब नहीं आने देगा। प्रिया चुप रही। वह बुरा नहीं है, देवी मेहता ने जारी रखा। वह एक ऐसा आदमी है जिसने कठोरता को ढाल के रूप में इस्तेमाल करना सीखा है, और ढाल
मेरी बेटी केवल बाहर से ही नहीं बचाती, बल्कि अंदर से भी बचाती है, और फिर व्यक्ति अंदर फंस जाता है। प्रिया ने उस महिला को देखा। 67 साल की, सफेद बाल, समय के निशान वाले हाथ, आंखें जो अभी भी एक प्रभावशाली स्पष्टता लिए हुए थीं, और उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसे वह उस पल नाम नहीं दे पाई। यह दया नहीं थी, यह माफी नहीं थी, यह समझ के ज्यादा करीब थी। उस तरह की समझ जो हुई घटना को नहीं बदलती, लेकिन कहानी को एक ही बिंदु पर जमने से रोकने के लिए 1 मिलीमीटर जगह खोल देती है। डॉक्टर साहब ने बाहर कुछ महत्वपूर्ण कहा। प्रिया ने धीरे से विषय बदल दिया, क्योंकि स्थिति यही मांग रही थी। आपको दोपहर में ज्यादा आराम करने की जरूरत है, लंबी मुलाकातों के बिना, किसी भी उत्तेजना के बिना। देवी मेहता ने सिर हिलाया, लेकिन प्रिया के जाने से पहले उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मेरा ख्याल रखना जारी रखोगी? सवाल सीधा था, उसका वजन नहीं था। हाँ, प्रिया ने जवाब दिया। और यह सच था, क्योंकि कार में जो हुआ था वह उसके और अर्जुन के बीच था। देवी मेहता की कोई गलती नहीं थी। देवी मेहता एक मरीज थी, और प्रिया ने यह पेशा इसलिए चुना था क्योंकि वह जानती थी कि क्या दर्द देता है और क्या किया जाना चाहिए, उसे कैसे अलग रखना है। गलियारे में अर्जुन डॉ सिंह को सुन रहा था। उसकी ठोड़ी थोड़ी ऊपर उठी हुई थी और बाहें मुड़ी हुई थीं। उस आदमी का आसन जो नियंत्रित दिखने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसके पैरों तले जमीन खिसक रही थी। डॉक्टर के शब्द मापे हुए, तकनीकी थे, लेकिन अर्थ स्पष्ट था। देवी मेहता की हालत पिछले 48 घंटों में बिगड़ गई थी। उनका शरीर उम्मीद से ज्यादा धीमी गति से प्रतिक्रिया दे रहा था। इलाज को समायोजित करने की जरूरत थी। उन्हें ज्यादा समय की जरूरत थी। उन्हें सबसे बढ़कर शांत रहने की जरूरत थी, क्योंकि भावनात्मक उत्तेजना सीधे मामले की प्रगति में हस्तक्षेप करती थी। उनके पास एक नर्स है जो उनके साथ असाधारण काम करती है, डॉ सिंह ने मेडिकल रिकॉर्ड देखते हुए कहा। प्रिया, तुम्हारी मां अलग तरह से प्रतिक्रिया देती है जब वह मौजूद होती है। हृदय गति अधिक स्थिर, रात में चिंता के कम प्रकरण। इसका वास्तविक नैदानिक मूल्य है, यह सिर्फ एक धारणा नहीं है। अर्जुन चुप रहा। मैं दृढ़ता से सलाह देता हूं कि देखभाल की निरंतरता बनाए रखी जाए, डॉक्टर ने जारी रखा। इस समय टीम बदलना एक अनावश्यक जोखिम होगा। समझ गया, अर्जुन ने कहा। आवाज पूरी निकली, लेकिन उसके अंदर कुछ ठीक नहीं था। डॉक्टर दूर चले गए और अर्जुन अपोलो अस्पताल के चौथे तल के गलियारे में खड़ा रहा। उसके चारों ओर उस वातावरण का नरम और निरंतर शोर था। कदम, ट्रॉलियां, धीमी आवाजें, उस जगह की विशिष्ट आवाज जहां जीवन और डर एक ही जगह साझा करते हैं। और लंबे समय बाद पहली बार उसे समझ नहीं आया कि अपने हाथों का क्या करे। उसने कमरा नंबर 407 के बंद दरवाजे की ओर देखा। दूसरी तरफ वह जानता था, प्रिया वर्मा अपनी मां की देखभाल उन हाथों से कर रही थी जिनका वर्णन देवी मेहता ने किया था। उस उपस्थिति के साथ जिसे डॉक्टर ने ठंडे नैदानिक शब्दों में रखा था, लेकिन जिसका अनुवाद किया जाए तो एक बहुत ही सरल अर्थ था। वह अपनी मां के ठीक होने के लिए इतनी महत्वपूर्ण थी कि वह अपने सारे पैसे और सारी शक्ति के साथ भी उसे दोहरा नहीं सकता था। और उसने उसे अपनी कार से निकल जाने को कहा था जैसे वह कोई नहीं थी। उस बात का एहसास बिजली की तरह नहीं आया। यह धीरे धीरे आया, सबसे असहज तरीके से, जैसे ठंडे पानी का पैरों में चढ़ना जिसे आप जगह से हटने से पहले महसूस करते हैं। वह एड़ियों के बल घूमा और लिफ्ट की ओर बढ़ा। उसे हवा की जरूरत थी, दूरी की जरूरत थी, एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां कोई मेडिकल रिकॉर्ड न हो, न सफेद गलियारे हों, न किसी ऐसी महिला की आंखें हों जो बिना किसी की मदद मांगे अपना वजन उठाए हुए हों। दोपहर में जब अर्जुन कमरा नंबर 407 में वापस आया तो प्रिया वहां नहीं थी। देवी मेहता सो रही थी। कमरा एकदम सही क्रम में था। तकिया समायोजित किया हुआ था, खिड़की सही माप से थोड़ी खुली थी। बगल की मेज पर प्रिया के हाथ से लिखा एक छोटा सा नोट था। शाम 6 बजे की दवा, भूलना मत, शुभ दोपहर, देवी जी। अर्जुन ने नोट उठाया, 2 बार पढ़ा। लिखावट मजबूत, बिना किसी सजावट के, सीधी। उसने कागज को मोड़ा और मेज पर वापस रख दिया, उस सावधानी के साथ जो उसका सामान्य व्यवहार नहीं था और जिसे वह खुद भी समझा नहीं पाता। अगर कोई पूछता, वह अपनी मां को सोते हुए देर तक देखता रहा, उस चेहरे को जो बूढ़ा हो गया था जबकि वह साम्राज्य बनाने में व्यस्त था, उन हाथों को जिन्होंने सुबह उसकी चाय बनाई थी और जो अब सफेद चादर पर एक ऐसी नाजुकी के साथ आराम कर रहे थे जिसे वह सामना करने के लिए तैयार नहीं था। जब वह मेरा हाथ पकड़ती है तो मैं शांत हो जाती हूं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अस्पताल आने के बाद पहली बार अर्जुन मेहता को किसी बात
या किसी पर गुस्सा नहीं था। वह बस शर्मिंदा था। जो उस पल उसे पता चला बहुत बुरा था, जो वह अभी तक नहीं जानता था, जो अगले दिन ही स्पष्ट होगा जब वह सामान्य से पहले पहुंचेगा और वह बातचीत सुनेगा जिसे उसे नहीं सुनना चाहिए था। वह यह था कि प्रिया ने नर्सिंग समन्वय से टीम के पुनर्गठन के बारे में जानकारी मांगी थी। स्थानांतरण नहीं, अभी नहीं, बल्कि एक शांत पेशेवर परामर्श, उस तरह का जो लोग तब करते हैं जब उन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया होता है, लेकिन पहले से ही जानते हैं कि उन्हें एक निकास की आवश्यकता हो सकती है। और अगर वह चली जाती, अगर वह किसी भी कारण से कमरा नंबर 407 छोड़ देती, तो डॉक्टर ने स्पष्ट कर दिया था यह एक जोखिम होगा जिसे देवी मेहता की वर्तमान स्थिति बिना परिणामों के झेल नहीं सकती थी। मुंबई के दिल में उस अस्पताल में नियति ने एक सही जाल बिछाया था और अर्जुन मेहता ठीक उसके केंद्र में था। अभी तक यह नहीं जानता था कि उसने क्या किया था। अपोलो अस्पताल की नर्सिंग कोऑर्डिनेटर का नाम मीना था। 51 साल की, छोटे बाल, पतले फ्रेम के चश्मे और बात करने का एक ऐसा तरीका जो उस मंजिल पर कौन हावी था, इस बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ता था। उसने 23 सालों के अस्पताल प्रबंधन में अपनी प्रतिष्ठा बनाई थी। ठीक उसी तरह की पेशेवर थी जो किसी के आगे नहीं झुकती थी, न मुख्य डॉक्टर के आगे, न मरीज के परिवार के सदस्य के आगे, न ही किसी महंगे सूट वाले आदमी के आगे जो बिना अपॉइंटमेंट के उसके कमरे के दरवाजे पर आ जाता था। अर्जुन बिना अपॉइंटमेंट के प्रकट हुआ। मंगलवार की सुबह थी। प्रिया अभी शिफ्ट के लिए नहीं आई थी। चौथे तल का गलियारा सामान्य गति पर था, व्यस्त, कार्यात्मक। वह विशिष्ट पृष्ठभूमि का शोर जो तेज कदमों को धीमी आवाजों और उपकरणों की निरंतर आवाज के साथ मिलाता था, जो कभी नहीं रुकते थे। मीना ने जब वह अंदर आया तो स्क्रीन से आंखें उठाईं। वह खड़ी नहीं हुई। मेहता साहब, उसने उस लहजे में कहा जैसे उसे पहले ही रिसेप्शन कर्मचारियों द्वारा उसके बारे में सूचित कर दिया गया हो। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूं? अर्जुन ने अपने पीछे दरवाजा बंद किया, बिना बुलाए मेज के सामने कुर्सी पर बैठ गया। एक ऐसे आदमी का स्वचालित हाव भाव जो शायद ही कभी जगह घेरने के लिए अनुमति का इंतजार करता है। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मेरी मां के मामले की प्रभारी नर्स कमरा नंबर 407 में ही रहे, उसने सीधे कहा। मुझे पता चला है कि स्थानांतरण के लिए एक परामर्श खुला है। मैं चाहता हूं कि इसे समाप्त किया जाए। मीना ने अपना चश्मा उतारा, मेज पर रखा और उसे उस शांति से देखा जिसने पहले भी यह फिल्म देखी थी। आप मुझसे एक नर्स के फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए कह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मामले को उतनी प्राथमिकता से निपटाया जाए जितनी इसे मिलनी चाहिए, अर्जुन ने जवाब दिया। आवाज नियंत्रित थी, लेकिन नियंत्रण के नीचे कुछ ऐसा था जो किनारों से रिस रहा था। मेरी मां एक नाजुक दौर से गुजर रही है। डॉ. सिंह ने देखभाल की निरंतरता के महत्व पर स्पष्ट रूप से बात की है। अगर इस निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए कुछ किया जा सकता है तो मैं चाहता हूं कि वह किया जाए। मैं आपकी चिंता समझती हूं, मीना ने कहा। और डॉ. सिंह निरंतरता के महत्व के बारे में सही हैं, लेकिन आप जो बता रहे हैं वह एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है। यह एक पेशेवर का व्यक्तिगत निर्णय है और इस निर्णय में हस्तक्षेप करना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, न ही आपके। अर्जुन थोड़ा आगे झुका। मैं अपनी मां के अस्पताल में भर्ती होने का वित्तीय रूप से जिम्मेदार हूं। मैं इस अस्पताल के निजी वार्ड के लिए भुगतान कर रहा हूं, यह नहीं। मीना ने उसे इतनी शालीनता से रोका कि पलटवार करना लगभग असंभव था। यह आपको उपलब्ध सर्वोत्तम देखभाल की गारंटी देता है। यह आपको यह तय करने का अधिकार नहीं देता कि कौन कहां काम करता है। मेरी टीम परिवार द्वारा अनुबंधित एक व्यक्तिगत सेवा नहीं है। वे स्वायत्तता वाले पेशेवर हैं जिनके अधिकार हैं और जिनके फैसलों का मैं सम्मान करती हूं, तब भी जब वे मेरे लिए सुविधाजनक न हो। जो चुप्पी छाई वह कुछ सेकंड तक रही। अर्जुन उठा, अपने कोट का बटन यांत्रिक भाव से लगाया और मीना को उस भाव से देखा जैसे वह आदमी जिसे वह जो लेने आया था उसे बिना लिए कमरे से बाहर निकलने की आदत नहीं थी। अगर मेरी मां की स्थिति के बारे में कोई अपडेट हो, उसने कहा, तो मुझे तुरंत सूचित किया जाए। हमेशा की तरह, मीना ने जवाब दिया और पहले ही अपना चश्मा वापस लगा चुकी थी। वह बाहर चला गया और मीना एक पल के लिए बंद दरवाजे को देखती रही, गुस्से से नहीं बल्कि उस भाव से जैसे उसने किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति के बारे में एक पुराने संदेह की पुष्टि की हो। प्रिया 40 मिनट बाद अस्पताल पहुंची। हमेशा की तरह बगल वाले दरवाजे से अंदर आई, तीसरे तल के चेंजिंग रूम में यूनिफॉर्म बदली और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी। पुरानी आदत, उन दिनों से जब वह पिछले अस्पताल में काम करती थी। लिफ्ट अक्सर खराब रहती थी और उसने बस सीढ़ियों को अपने आने के अनुष्ठान का हिस्सा बना लिया था। शर्मा जी कंट्रोल पोस्ट पर थे जब वह गुजरी। उन्होंने उसे नाम से बुलाया। प्रिया। वह रुक गई।
2 कदम पीछे हटी। दरबान के चेहरे पर हमेशा की तरह अलग भाव थे। यह उस आदमी का नहीं था जो अपनी बेटी के बारे में पूछता और मौसम पर टिप्पणी करता है। यह उस आदमी के लिए बात व्यक्ति का भाव था जिसने कुछ छिपा रखा था और यह सोच रहा था कि उसे बताना चाहिए या नहीं। वह कार वाला आदमी, उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। वह सुबह जल्दी यहां था, 4थे तल पर गया था। नीचे आने से पहले लगभग 20 मिनट ऊपर रहा। प्रिया चुप रही। मुझे नहीं पता कि वह क्या करने गया था, शर्मा जी ने जारी रखा, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें जानना चाहिए क्योंकि यहां अंदर हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। यह एक सीधा सा वाक्य था जिसे गहराई तक पहुंचने के लिए किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं थी। धन्यवाद शर्मा जी, उसने कहा। उसने सिर हिलाया और अपनी जगह लौट गया। प्रिया थोड़ी देर के लिए भूतल के गलियारे में खड़ी रही और वह नई जानकारी ऐसे भारी पड़ रही थी जिसे वह अभी तक ठीक से व्यवस्थित नहीं कर पा रही थी। वह उसके पहुंचने से पहले आया था। वह 4थे तल पर गया था, मां को देखने नहीं, क्योंकि देवी मेहता ने एक दिन पहले कहा था कि वह हमेशा 10 बजे के बाद आता था। उस समय 8:40 बज रहे थे। वह सामान्य से ज्यादा तेज कदमों से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी। मीना कोऑर्डिनेशन रूम के दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। यह सामान्य नहीं था। मीना किसी का दरवाजे पर इंतजार नहीं करती थी। मीना कमरे में रहती थी और लोग अंदर आते थे। आ जाओ, उसने बस कहा। प्रिया अंदर गई, बैठ गई और कोऑर्डिनेटर को उस शांत ध्यान से देखा जिसने पहले ही सीख लिया था कि बुरी खबर छोटी नहीं होती अगर आप उसके लिए बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं। कमरा नंबर 407 का परिवार का सदस्य यहां आया था, मीना ने सीधे कहा। आपके इस मामले में बने रहने की गारंटी मांगी, वित्तीय तर्क का उपयोग करते हुए। प्रिया ने आधे सेकंड के लिए आंखें बंद कर लीं। मैंने मना कर दिया, मीना ने जारी रखा। मैंने स्पष्ट कर दिया कि आपका निर्णय आपका है और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन मुझे लगा कि आपको जानना चाहिए क्योंकि आपको यह जानने का अधिकार है कि आपके अपने नाम के आसपास क्या हो रहा है। धन्यवाद, प्रिया ने कहा। आवाज पूरी निकली, लेकिन उसके नीचे कुछ ऐसा था जो नहीं था। स्थानांतरण का परामर्श जो तुमने खोला था, मीना ने अपने हाथ मेज पर रखे। मुझे कल तक एक जवाब चाहिए, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें दबाव डाल रही हूं, तुम्हारे ना चाह, बल्कि इसलिए कि मेरे पास एक और पेशेवर है जो तैनाती का इंतजार कर रही है और मैं प्रक्रिया को ज्यादा देर तक खुला नहीं छोड़ सकती। प्रिया ने सिर हिलाया। मैं समझती हूं, तुम जानती हो कि चिकित्सकीय रूप से क्या दांव पर लगा है, मीना ने कहा। यह धमकी नहीं थी, यह तथ्य था। डॉ. सिंह स्पष्ट थे। मैं तुम्हें फंसाने के लिए नहीं कह रही हूं। मैं तुम्हें यह इसलिए कह रही हूं क्योंकि तुम उस तरह की पेशेवर हो जो पूरी जानकारी के साथ निर्णय लेती है, आधी जानकारी के साथ नहीं। प्रिया ने एक पल के लिए अपने हाथों की ओर देखा। वही हाथ जिनका वर्णन देवी मेहता ने किया था, वही हाथ जिन्हें डॉ. सिंह ने नैदानिक शर्तों में रखा था, वही हाथ जिन्हें अर्जुन मेहता ने अनजाने में एक ऐसे कमरे में मोल भाव के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की थी जो उसका नहीं था। कल तक, उसने कहा और बाहर निकल गई। 4थे तल का गलियारा सामान्य से ज्यादा शांत था। जब प्रिया कमरा नंबर 407 के दरवाजे से गुजरी, देवी मेहता जागी हुई थी, लेकिन कुछ अलग था। वह खिड़की की ओर आंखें किए हुए थी, हाथ चादर पर शांत थे, किसी भी आगमन का स्वागत करने वाली सामान्य मुस्कान के बिना। शुभ प्रभात, प्रिया ने हमेशा की तरह हल्केपन से कहा। देवी जी मुड़ी, मुस्कान आई, लेकिन पहुंचने में 1 सेकंड ज्यादा लगा। शुभ प्रभात मेरी बेटी। प्रिया ने नियमित जांच शुरू की, रक्तचाप, तापमान, मेडिकल रिकॉर्ड में नोट्स, लेकिन उसकी आंखें मरीज के चेहरे को पढ़ना बंद नहीं कर रही थीं। क्या आप ठीक से सोईं? थोड़ा बहुत, देवी मेहता ने जवाब दिया। और फिर एक विराम के बाद, अर्जुन यहां सुबह जल्दी आया था, तुम्हारे आने से पहले। प्रिया ने वह काम नहीं रोका जो वह कर रही थी। मुझे पता है, उसने तटस्थता से कहा। वह मुझे देर तक सोता हुआ देखता रहा। देवी जी ने धीमी विचारशील आवाज में जारी रखा। जब मैंने आंखें खोलीं तो उसने अपनी नजरें हटा लीं, ऐसे चेहरा बनाया जैसे वह बस फोन देख रहा था। उसने एक ही समय में एक उदास और शाश्वत मुस्कान दी। वह बचपन से ऐसा ही करता रहा है। जब वह डरता था तो वह व्यस्त होने का दिखावा करता था। प्रिया ने नोट्स खत्म किए। देवी जी, उसने सावधानी से कहा, आपको आज एक शांत दिन की जरूरत है, लंबी मुलाकातों के बिना, थकाने वाली बातचीत के बिना। डॉ. सिंह ने इस बारे में विशेष रूप से कहा था। देवी जी ने सिर हिलाया, लेकिन प्रिया के जाने से पहले उसकी कलाई पकड़ ली। हाथ नहीं, कलाई, जैसे कोई व्यक्ति को नहीं बल्कि समय को थाम रहा हो। तुम यहीं रहोगी?
4 शब्द कमरे में उस वजन के साथ गिरे जिसकी प्रिया ने उम्मीद नहीं की थी। उसने उस महिला को देखा, उन आंखों को देखा जो जितना कहती थीं उससे ज्यादा जानती थीं। उस सवाल को देखा जो काम के शेड्यूल के बारे में नहीं था, वह उपस्थिति के बारे में था, निरंतरता के बारे में था, मौजूद रहने और सिर्फ दिखाई देने के बीच के अंतर के बारे में था। और पहली बार उस स्थानांतरण परामर्श को खोलने के बाद से प्रिया ने महसूस किया कि फैसला एक अलग तरफ से भारी पड़ रहा था। उसकी तरफ से नहीं, देवी मेहता की तरफ से। मैं आज यहां हूं, उसने सच्चाई से जवाब दिया। जितना वह कर सकती थी उससे ज्यादा वादा किए बिना देवी जी ने कलाई छोड़ दी। उसने उस शांत गरिमा के साथ सिर हिलाया जिसने सीखा था कि जो दिया जाता है उसे स्वीकार करना है, जो गारंटी नहीं है उसे मांगे बिना। प्रिया दृढ़ कदमों से कमरे से बाहर निकली और गलियारे में रुक गई, बंद दरवाजे की ओर पीठ करके, आंखें सामने की दीवार पर टिकी हुई थीं। 24 घंटे फैसला करने के लिए। रुकने का मतलब था उसी मंजिल पर उस आदमी के साथ रहना जिसने 2 मिनट की ठंडक में कुछ ऐसा नष्ट कर दिया था जिसे उसने सालों की गरिमा से बनाया था। जाने का मतलब था एक 67 साल की महिला को छोड़ना जिसने उसके हाथ को ऐसे पकड़ने के अलावा कुछ नहीं किया था, जैसे अपनी ही जिंदगी को थामे हो, बिना उस एक चेहरे के जो उसे शांत करता था जब रात बहुत भारी हो जाती थी। कोई साफ रास्ता नहीं था। और ये ठीक इसी पल जब वह गलियारे में अकेली खड़ी थी, असंभव को तौल रही थी, तो गलियारे के अंत में लिफ्ट खुली और अर्जुन मेहता उससे बाहर निकला। उन्होंने एक ही समय में एक दूसरे को देखा। इस बार किसी ने भी तुरंत अपनी नजरें नहीं हटाईं। और इस बार उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो ठंडक नहीं थी, झटका नहीं था, कार में बैठे आदमी का नियंत्रित घमंड नहीं था। यह अपराध बोध था, वास्तविक अपराध बोध, उस तरह का जिसे न होने का नाटक नहीं किया जा सकता था। लेकिन अपराध बोध प्रिया किसी से भी बेहतर जानती थी। यह बदलाव के समान नहीं है। और उसने आईसीयू के 8 सालों में डरने वाले लोगों का हाथ थामे लंबी रातों में सीखा था कि महसूस करने और कार्य करने के बीच की दूरी ठीक वही जगह हो सकती है जहां लोग खुद को खो देते हैं। वह एक तरफ मुड़ी, सीढ़ियों में घुस गई और उसे गलियारे में उन सभी चीजों के बोझ के साथ छोड़ गई जिन्हें उसे अभी भी साबित करना था। प्रिया सोई नहीं। यह उस तरह की अनिद्रा नहीं थी जो बिना किसी कारण, बिना किसी चेहरे के कहीं से भी आ जाती है। यह उस व्यक्ति की अनिद्रा थी जिसके सीने में एक निर्णय ठोस वस्तु की तरह भारी था, जिसके आकार, किनारे और वजन थे जो हर बार जब आप एक आरामदायक स्थिति खोजने की कोशिश करते थे तो बदल जाता था। वह अंधेरी के अपने अपार्टमेंट के बिस्तर पर लेटी रही, छत की ओर असहज स्पष्टता के साथ देख रही थी, उस व्यक्ति की तरह जिसे पहले से ही पता था कि वह क्या करने वाली है, लेकिन अभी तक उसकी कीमत उठाने के लिए तैयार नहीं थी। रुकना उसके लिए नहीं, कभी उसके लिए नहीं, बल्कि उसके लिए, देवी मेहता के लिए, उन हाथों के लिए जो कलाई को ऐसे पकड़े हुए थे जैसे समय को थामे हों, उन आंखों के लिए जो जितना कहती थीं उससे ज्यादा जानती थीं और फिर भी भरोसा करना चुनती थीं। प्रिया उस पेशे में एक सरल कारण से आई थी जिसे समय ने मिटाया नहीं था। वह मानती थी कि किसी की देखभाल करना उन कुछ वास्तव में निस्वार्थ कार्यों में से एक था जो एक इंसान कर सकता था। आईसीयू की आधी रात में कोई दर्शक नहीं था। सुबह 3 बजे गलियारे में कोई पहचान नहीं थी। केवल किसी ऐसे व्यक्ति की वास्तविक, भौतिक, निरंतर उपस्थिति थी जिसने तब रुकने का चुनाव किया था जब सब कुछ बहुत भारी हो जाता था। अपने अभिमान की रक्षा के लिए देवी मेहता को छोड़ देना गरिमा नहीं थी, यह ठीक विपरीत था। वह कुछ देर और छत की ओर देखती रही। उसने उस मां के बारे में सोचा जिसे उसने बहुत जल्दी खो दिया था। उसने उस दादी के बारे में सोचा जिसने उसे कठोर हाथों और खुले दिल से पाला था, जिसने एक बार कपड़े की छलनी में बनी चाय की सुगंध वाली एक छोटी रसोई में कहा था कि हम वह दर्द नहीं चुनते जो हमें मिलता है, लेकिन हम चुनते हैं कि उसके साथ क्या करना है, कि गरिमा के साथ दर्द सहना कमजोरी नहीं है, यह ताकत का सबसे शांत और सबसे वास्तविक रूप है जो मौजूद है। प्रिया ने उस वाक्यांश को एक ऐसी जगह के अंदर रखा था जिसे उसने किसी को नहीं दिखाया था। और उस रात छोटे अपार्टमेंट के बिस्तर पर, जिसे उसने सालों की डबल शिफ्ट और सप्ताहांतों के त्याग से हासिल किया था, वह वाक्यांश सांत्वना के रूप में नहीं बल्कि एक कंपास के रूप में वापस आया। वह जानती थी कि क्या करना है। वह हमेशा से जानती थी, बस उसे कीमत स्वीकार करने के लिए समय की जरूरत थी। वह शिफ्ट शुरू होने से 40 मिनट पहले अस्पताल पहुंची। उसने यूनिफॉर्म बदलने से पहले ही मीना को ढूंढा। मैं रुक रही हूं, उसने कोऑर्डिनेशन रूम के दरवाजे पर कहा। मीना ने उसे 1 सेकंड के लिए देखा, सिर हिलाया
मैं तुम्हारा फैसला रिकॉर्ड कर लेती हूं। और कुछ नहीं कहा गया। जरूरत नहीं थी। प्रिया यूनिफॉर्म बदलने गई, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी, कमरा नंबर 4 107 का दरवाजा धकेला और देवी मेहता को बिस्तर पर जागते हुए पाया। बगल की मेज पर एक कप चाय ठंडी हो रही थी और उसकी आंखें खिड़की की ओर थीं, जैसे वह किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रही हो जो अभी तक नहीं आई थी। जब प्रिया अंदर आई तो देवी जी ने सिर घुमाया और इस बार मुस्कान देर तक नहीं रही। वह तत्काल थी, वह पूरी थी और प्रिया को पिछली रात लिए गए किसी भी फैसले से ज्यादा महंगी पड़ी। अर्जुन 10-15 बजे पहुंचा। प्रिया गलियारे में नर्सिंग स्टेशन पर थी जब वह लिफ्ट से बाहर निकला। हरी यूनिफॉर्म, हाथ में मेडिकल रिकॉर्ड, ऐसे व्यक्ति का आसन जो ठीक वही कर रहा है जो किया जाना चाहिए और इसके लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। वह उससे कुछ मीटर दूर रुक गया। क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूं? मैं ड्यूटी पर हूं। उसने मेडिकल रिकॉर्ड से आंखें उठाए बिना जवाब दिया। यह जल्दी है मेहता साहब, उसने कहा और इस बार उसे सीधे देखा, बिना किसी भटकाव के। अगर यह आपकी मां के बारे में है तो डॉ सिंह से बात करें। अगर यह शिफ्ट के बारे में है तो कोऑर्डिनेशन से बात करें। अगर यह कुछ और है तो यह न तो सही समय है और न ही सही जगह। वह खड़ा रहा, उसका जबड़ा थोड़ा सिकुड़ा हुआ था। जो शब्द उसने तैयार किए थे और यह दिख रहा था कि उसने तैयारी की थी। उसके आसन में एक अभ्यास की हुई कठोरता थी जो सतह पर आने से पहले ही गायब हो रही थी। ठीक है, उसने कहा और मां के कमरे में चला गया। प्रिया ने अपनी आंखें मेडिकल रिकॉर्ड की ओर लौटाईं। अक्षर वहां थे लेकिन वह पढ़ नहीं रही थी। वह सोच रही थी कि कैसे एक व्यक्ति गलियारे में इतनी जगह घेर लेता है बिना अस्तित्व के अलावा कुछ भी किए। कैसे किसी की उपस्थिति आसपास की हवा की गति को बदल सकती है बिना दोनों में से कोई चाहता हो कि ऐसा हो। कितना अन्यायपूर्ण था, गहराई से चुपचाप अन्यायपूर्ण था कि वह आदमी जिसने उसमें कुछ 2 मिनट की ठंडक में नष्ट कर दिया था अब उसी गलियारे में चल रहा था जहां वह काम करती थी, जैसे कि दुनिया पहले की तरह उसी गति से घूम रही हो। क्या यह जारी था? बेशक यह जारी था। बस नाश्ते से पहले इसे स्वीकार करना आसान नहीं था। 2 घंटे बाद जो हुआ वह किसी की योजनाओं में नहीं था। कमरा नंबर 407 का हार्ट मॉनिटर 12:43 बजे अलार्म बजाने लगा। प्रिया सबसे पहले अंदर गई। वह दरवाजे से 10 मीटर से भी कम दूरी पर गलियारे में थी। उसके पीछे कुछ ही सेकंड में नर्सिंग तकनीशियन दिशा और डॉ सिंह भी आए, जो सौभाग्य से अभी भी देर से दौरे कर रहे थे। देवी मेहता होश में थी लेकिन उनके चेहरे का रंग उड़ गया था और सांस लेने में कठिनाई हो रही थी जो सुबह नहीं थी। एक दृश्यमान प्रयास, जैसे कि हवा जितनी होनी चाहिए थी उससे ज्यादा भारी थी। देवी जी, प्रिया ने उस आवाज में कहा जो वह ऐसी स्थितियों में इस्तेमाल करती थी। दृढ़, नजदीकी, बिना घबराहट के। मैं यहां हूं, मेरी ओर देखिए। देवी जी ने देखा। आंखें डरी हुई थीं। उस तरह का डर नहीं जो लकवा मार दे, बल्कि उस तरह का शांत डर जो महसूस करता है कि शरीर बिना अनुमति के कुछ कर रहा है। मैं अजीब महसूस कर रही हूं, देवी जी ने कहा। आवाज सामान्य से ज्यादा कमजोर थी। मुझे पता है, मैं यहां हूं, आप धीरे धीरे सांस ले सकती हैं। डॉ सिंह ने प्रोटोकॉल संभाला। प्रिया देवी मेहता के बगल में खड़ी रही, उसका हाथ पकड़े हुए। वह कार्य कर रही थी जिसे डॉक्टर और कमरे के सभी उपकरण अकेले पूरा नहीं कर सकते थे। उस महिला को यह महसूस करवाना कि वह अकेले इस सब से नहीं गुजर रही थी। इसमें एक लय थी जिसे केवल वही जानता है जिसने इसे कई बार किया हो। यह स्वचालित नहीं है। यह कभी स्वचालित नहीं होता क्योंकि हर व्यक्ति अलग होता है। हर हाथ अलग तरह से थामता है। हर सांस के अंदर एक विशिष्ट डर होता है, लेकिन एक भावनात्मक मांसपेशी होती है जो समय के साथ विकसित होती है, जो बिना खोए उपस्थित रहने की अनुमति देती है, जो ज्यादा कसकर पकड़े बिना थामने की अनुमति देती है, जो यह कहने की अनुमति देती है, मैं यहां हूं, इस तरह से कि दूसरे व्यक्ति का शरीर मन के संसाधित होने से पहले विश्वास करता है। प्रिया के पास यह मांसपेशी थी। उसने इसे एक समय में एक गलियारे में बनाया था। बाहर अर्जुन को दिशा ने गलियारे में इंतजार करने के लिए कहा था। मानक प्रोटोकॉल, आपातकालीन देखभाल के दौरान परिवार का सदस्य बाहर रहता है। वह दरवाजे के सामने वाली दीवार से टेक लगाए खड़ा था। फोन उसके हाथ में था, लेकिन स्क्रीन बंद थी। आंखें बंद दरवाजे पर टिकी हुई थीं, एक ऐसे भाव के साथ जिसका किसी भी भाषा में कोई सही नाम नहीं था। यह एक ऐसे बेटे का चेहरा था जिसने अभी अभी सच में समझा था कि मां नश्वर है, अवधारणा के रूप में नहीं बल्कि वास्तविकता के रूप में। और उस सफेद और शांत गलियारे में एक विशिष्ट क्रूरता थी।
इस तथ्य में कि वह बाहर खड़ा था, कुछ भी करने में असमर्थ था, जबकि अंदर एक महिला थी जिसे उसने अदृश्य माना था, ठीक वही कर रही थी जो उसे करना नहीं आता था। रुकना। 22 मिनट बाद डॉ सिंह कमरे से बाहर निकले। अर्जुन 2 कदम आगे बढ़ा। उनकी हालत बदल गई है। डॉक्टर ने उन शब्दों की सावधानीपूर्वक वस्तुनिष्ठता के साथ कहा जो हर शब्द को चुनता है। यह इस समय एक गंभीर आपातकाल नहीं है, लेकिन यह एक चेतावनी संकेत है जिसे हमें गंभीरता से लेने की जरूरत है। हम अगले कुछ घंटों में दवा को समायोजित करेंगे और निगरानी बढ़ाएंगे। उन्हें पूर्ण आराम की जरूरत है, भावनात्मक उत्तेजना के बिना, लंबी मुलाकातों के बिना। मुझे अंदर जाना है, अर्जुन ने कहा। 5 मिनट, डॉ सिंह ने जवाब दिया। इससे ज्यादा नहीं, और ऐसा कुछ भी नहीं जो उन्हें उत्तेजित कर सके। अर्जुन ने सिर हिलाया, डॉक्टर के दूर जाने का इंतजार किया, दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और रुक गया, क्योंकि दरवाजा थोड़ा खुला था। बहुत कुछ देखने के लिए पर्याप्त नहीं, लेकिन सुनने के लिए पर्याप्त। प्रिया की आवाज धीमी और स्थिर दरार से गुजरती हुई आई। देवी जी, आप अभी बहुत बहादुर थीं, क्या आप यह जानती हैं? और देवी मेहता की आवाज कमजोर, अधिक पूरी। मैं डर गई थी मेरी बेटी, मुझे पता है, मैंने देखा, और आप वहीं रहीं। यह साहस है। एक विराम। क्या आप चाहती हैं कि अर्जुन के आने तक मैं रुकूं? रुको, देवी मेहता ने कहा, सरल, बिना किसी हिचकिचाहट के। तो मैं रुकती हूं। अर्जुन ने दरवाजे का हैंडल छोड़ा, उन शब्दों के साथ गलियारे में खड़ा रहा जो उस तरह से गूंज रहे थे जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता था। नहीं, प्रिया के शब्द नहीं, मां के शब्द। मैं डर गई थी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। देवी मेहता ने प्रिया को मेरी बेटी कहकर बुलाया था, उसी सहजता से, उसी गर्मजोशी से, उसी समर्पण के साथ जिससे वह उसे तब बुलाती थी जब वह 8 साल का था और रात के बीच में ऐसे बुरे सपने से जागता था जिसे वह वर्णन नहीं कर सकता था। और उसमें कुछ ऐसा था, ईर्ष्या नहीं, ठीक वैसा नहीं, जो अर्जुन के पास एक ऐसे दर्पण की तरह पहुंचा जिसे उसने नहीं मांगा था और जिसका सामना करने के लिए वह तैयार नहीं था। उसकी मां ने उसके आने से पहले उस अस्पताल में कितनी रातें बिताई थीं, कितनी रातें बेटे ने नहीं, बल्कि गले में स्टेथोस्कोप वाली हरी यूनिफॉर्म वाली महिला ने पार की थीं, जो इसलिए रुकती थी क्योंकि उसने रुकने का चुनाव किया था, अनुबंध के दायित्व से नहीं, प्रोटोकॉल से नहीं, बल्कि इसलिए कि वह उस तरह की व्यक्ति थी जो अलग नहीं कर सकती थी। कितनी बार देवी मेहता ने दरवाजे की ओर देखा था, उसका इंतजार कर रही थी, और उसके बजाय प्रिया को पाया था। उसने दरवाजा धीरे से धकेला। प्रिया ने आंखें उठाईं, उसकी आंखों से मिलीं, तुरंत नहीं निकली। उसने 1 सेकंड इंतजार किया, देवी मेहता के तकिए को एक सटीक और कोमल इशारे से ठीक करना समाप्त किया। उसने देवी जी से कुछ फुसफुसा कर कहा जिसे वह सुन नहीं पाया, और फिर उठ खड़ी हुई। वह बाहर निकलने के लिए उसके पास से गुजरी, और ठीक उसी पल जब वह 1 मीटर से भी कम दूरी पर थी, जब अस्पताल की गंध और कॉफी की गंध जो उसने बहुत जल्दी पी थी छोटे कमरे की हवा में मिल रही थी, तब अर्जुन ने धीमी आवाज में लगभग अनजाने में कहा, धन्यवाद। प्रिया रुक गई, मुड़ी नहीं। वह 2 सेकंड के लिए उसकी ओर पीठ करके खड़ी रही, जो उसके द्वारा तैयार किए गए किसी भी भाषण से ज्यादा भारी थे, और फिर बिना जवाब दिए चली गई। ठंडक से नहीं, क्रूरता से नहीं, बल्कि इसलिए कि उस पल में धन्यवाद अभी भी पर्याप्त नहीं था। धन्यवाद खर्च करने के लिए सबसे आसान सिक्का था। इसकी कोई कीमत नहीं थी, यह कुछ भी साबित नहीं करता था। मरीन ड्राइव के फुटपाथ पर जो कुछ भी हुआ था उसे कुछ भी नहीं बदलता था। ट्रैफिक हॉर्न बजा रहा था और दरबान देख रहा था, और वह कंधे पर बैग और बाहर से बरकरार लेकिन अंदर से टूटी हुई गरिमा के साथ निकल रही थी। वह नर्सिंग स्टेशन पर गई, कुर्सी पर बैठी, देवी मेहता का मेडिकल रिकॉर्ड खोला और दृढ़ और नियमित लिखावट में देखभाल दर्ज करना शुरू कर दिया। दिशा, नर्सिंग तकनीशियन, 29 साल की, बाल बंधे हुए, आंखें चौकन्नी, पीछे से 1 कप कॉफी लेकर आई और बिना कुछ कहे मेज पर रख दी। एक सहयोगी का ऐसा इशारा जिसे स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होती। प्रिया ने कप की ओर देखा, दिशा की ओर देखा। धन्यवाद। तुम रुक गई? दिशा ने धीरे से कहा। यहां हर कोई जानता है कि तुम रुक गई, और हर कोई जानता है कि क्यों। प्रिया ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो एक बहुत ही छोटे से पल के लिए जो वह उठा रही थी उसका वास्तविक वजन दिखाई देने दिया। रुकने के फैसले पर पछतावा नहीं था, यह हर पल, हर गलियारे में, हर नजर के सामने मजबूत रहने की थकान थी, बिना कभी रुकने के लिए कोई सुरक्षित जगह मिले, बिना कभी यह कहने की अनुमति के
कि आज मैं नहीं कर सकती, बिना कभी देखभाल की जरूरत वाले व्यक्ति होने का विकल्प मिले, बजाय हमेशा देखभाल करने वाले व्यक्ति होने के। दिशा थोड़ी देर के लिए उसके बगल में खड़ी रही और कुछ नहीं कहा। जरूरत नहीं थी। कभी कभी देखभाल का सबसे बड़ा रूप बस जाना नहीं होता। दोपहर में जब प्रिया की शिफ्ट खत्म होने वाली थी तो मीना गलियारे में एक ऐसे भाव के साथ प्रकट हुई जिसे उसने तुरंत पहचान लिया। नौकरशाही प्रकार की बुरी प्रशासनिक खबर, बिना भावनाओं के लेकिन वास्तविक परिणामों के साथ। मुझे तुम्हें सूचित करना होगा, मीना ने धीमी आवाज में दूसरों की पहुंच से दूर कहा। कमरा नंबर 407 के मरीज की स्थिति बिगड़ने के साथ प्रोटोकॉल के तहत मामले को पुनर्वर्गीकृत करना आवश्यक है। इसका मतलब डॉ. सिंह की दैनिक निगरानी और संभवतः एक दूसरे विशेषज्ञ की भागीदारी है। अगले कुछ हफ्तों में तुम्हारी शिफ्ट में काम का बोझ काफी बढ़ जाएगा। प्रिया चुप रही। इसके अलावा मीना ने जारी रखा, निदेशालय को तुम्हारे द्वारा खोली गई स्थानांतरण परामर्श के बारे में सूचित कर दिया गया है। मेरे द्वारा नहीं, मुझे नहीं पता कि किसके द्वारा, लेकिन यह दर्ज है और मरीज के साथ भविष्य में किसी भी अप्रत्याशित घटना के मामले में इस इतिहास की समीक्षा की जा सकती है। उस बात का अर्थ धीरे धीरे और सर्जिकल सटीकता के साथ पहुंचा। यदि देवी मेहता की हालत बिगड़ती, यदि कुछ भी नियंत्रण से बाहर हो जाता, तो प्रिया द्वारा स्थानांतरण परामर्श खोलने का तथ्य उसके मामले के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। यह उचित नहीं होता, यह सही नहीं होता, लेकिन यह संभव होता। और वास्तविक दुनिया में संभव 8 साल की लगन से बने करियर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। प्रिया ने महसूस किया कि उसके नीचे की जमीन थोड़ी अस्थिर हो रही है। शाब्दिक जमीन नहीं, बल्कि वह जमीन जो लोगों के अंदर होती है जब कुछ ठोस अचानक एक दरार दिखाता है जो सुबह नहीं थी। किसी ने वह जानकारी निदेशालय को लीक कर दी थी और प्रिया जानती थी, एक ऐसी निश्चितता के साथ जिसे सबूत की जरूरत नहीं थी, कि कौन उस अस्पताल में इतना जल्दी आया था कि इस तरह के प्रशासनिक डेटा तक पहुंच बना सके। कौन उसके आने से पहले चौथे तल पर गया था। पहुंचने से पहले कौन जिसने पैसे से न खरीदी जा सकने वाली चीज को हल करने के लिए प्रभाव का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, और जिसे मना करने पर ऐसे निशान छोड़ गए थे जो अब पूरे करियर को धमकी दे रहे थे। यह गणना की गई दुर्भावना नहीं थी, वह यह जानती थी। यह उस तरह का नुकसान था जो शक्तिशाली लोग अनजाने में करते हैं, क्योंकि वे टुकड़ों को हिलाने के इतने आदी हो जाते हैं कि वे भूल जाते हैं कि टुकड़ों के नाम होते हैं, इतिहास होता है। 8 साल की रात की ड्यूटी होती है और एक दादी होती है जिसने सिखाया था कि गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता, लेकिन नुकसान हो चुका था और उसे परिणामों को वहन करना होगा, एक ऐसे निर्णय का जो उसका था भी नहीं। मैं समझती हूं, प्रिया ने मीना से कहा। आवाज पूरी निकली, लेकिन कीमत के साथ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो, मीना ने कहा। मेरा दरवाजा खुला है। प्रिया ने सिर हिलाया। मीना के दूर हटने का इंतजार किया। वह एक पल के लिए गलियारे में अकेली खड़ी रही, अस्पताल के निरंतर शोरगुल और उस नए वजन के साथ जो उसने पहले से ही उठा रखे सभी वजनों में जुड़ गया था। उसने कमरा नंबर 407 के बंद दरवाजे की ओर देखा, जहां वह थी और जहां उसे पहुंचना था, उसके बीच के रास्ते की ओर, और समझा कि रुकना सही फैसला था। लेकिन इस दुनिया में सही काम करने की कीमत शायद ही कभी छूट के साथ आती है। लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, उसने बस अपना रूप बदल लिया था और वह अभी भी खड़ी थी। अगले दिन सुबह जब प्रिया पहुंची तो लेटर कोऑर्डिनेशन रूम की मेज पर रखा था। यह एक सामान्य लिफाफा नहीं था, यह उस तरह का दस्तावेज था जो लेटर हेड पर आता है, जिसके ऊपरी बाएं कोने में संस्थागत लोगो होता है और भाषा जो तटस्थ लगती है लेकिन नहीं है। प्रोटोकॉल की शब्दावली से नुकसान पहुंचाना सीखने वाले लोगों द्वारा गढ़ी गई भाषा। मीना मेज के दूसरी ओर बैठी थी। कोई कॉफी नहीं थी, कोई प्रारंभिक बातचीत नहीं थी, केवल कागज और उस व्यक्ति की भारी चुप्पी थी जिसे कुछ ऐसा सौंपना था जिसे वह सौंपना नहीं चाहती थी। निदेशालय ने एक आंतरिक जांच शुरू कर दी है, मीना ने कहा, कमरा नंबर 407 के मामले पर। प्रिया ने कागज को बिना पकड़े देखा। किस आधार पर? दर्ज स्थानांतरण परामर्श के आधार पर, साथ ही इस रिपोर्ट के साथ कि आपके और मामले के प्रभारी परिवार के सदस्य के बीच तनाव था। मीना ने एक विराम लिया। मैं यह नहीं कह रही हूं कि मैं सहमत हूं, मैं वह कह रही हूं जो लिखा है, तनाव। प्रिया ने दोहराया। शब्द एक विशिष्ट वजन के साथ निकला, गुस्से से नहीं, पहचान से। किसी ने गलियारे में जो हुआ था उसे बदल दिया था। वे दोनों एक दूसरे से गुजर रहे थे। वह बच रही थी, वह पेशेवर संघर्ष के सबूत के रूप में बोलने की कोशिश कर रहा था।
उसने वास्तविकता को पकड़ा था और उसे कुछ डिग्री घुमा दिया था। जो सच लगता था उसे बदलने के लिए पर्याप्त था, बिना पूरी तरह झूठ बोले। यह एक सुरुचिपूर्ण चाल थी जो केवल तभी काम करती है जब हमला करने वाले व्यक्ति के पास प्राप्त करने वाले व्यक्ति से अधिक शक्ति हो। जांच का मतलब सजा नहीं है, मीना ने जारी रखा, लेकिन इसका मतलब है कि जब तक यह खुली रहेगी आपको स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। आप स्थानांतरण का अनुरोध नहीं कर सकती और मरीज के साथ कोई भी अप्रत्याशित घटना इस संदर्भ में समीक्षा की जाएगी। प्रिया ने हर शब्द को उस शांति से संसाधित किया जिसने सीखा था कि ऐसी स्थितियों में बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करना ठीक वही है जिसकी दूसरा पक्ष उम्मीद करता है। क्या मैं रिपोर्ट देख सकती हूं? नहीं, अभी नहीं। प्रक्रिया के पास जांच की गई पार्टी को दस्तावेज जारी करने के लिए 48 घंटे का समय है। समझ गई? उसने कागज उठाया, पढ़ा, मोड़ा, मेज पर वापस रख दिया। क्या मैं सामान्य रूप से काम करूंगी? हाँ, अगले आदेश तक। प्रिया उठ खड़ी हुई, हमेशा की तरह सटीक हरकतों से अपना लैब कोट बंद किया। मीना को उस सीधी नजर से देखा जिसने न तो सत्यापन मांगा और न ही पतन की पेशकश की। व्यक्तिगत रूप से सूचित करने के लिए धन्यवाद, और वह बाहर निकल गई। चौथे तल का गलियारा हमेशा की तरह अपनी गति पर था। ट्रॉलियां, कदम, धीमी आवाजें। अस्पताल एक मशीन की उत्पादक उदासीनता के साथ काम कर रहा था जो किसी भी व्यक्तिगत दर्द के लिए नहीं रुकती थी। प्रिया सीधे नर्सिंग स्टेशन पर गई, देवी मेहता का मेडिकल रिकॉर्ड लिया, रात की शिफ्ट के नोट्स को उस ध्यान से जांच किया जो किसी भी भिन्नता, किसी भी संकेत की तलाश में था जिसे समायोजन की आवश्यकता थी। दिशा उसके बगल में उस भाव के साथ पहुंची जो पहले से जानता था। क्या तुम्हें पता चला? प्रिया ने बिना देखे पूछा। अस्पताल छोटा है, दिशा ने धीरे से कहा। मुझे अफसोस है, जरूरत नहीं है, प्रिया ने जवाब दिया, और यह सच था। उस पल दया ऐसी चीज थी जो उसे नरम कर देती थी, जिसे दृढ़ रहने की जरूरत थी। वह कमरा नंबर 407 में गई। देवी मेहता बिस्तर पर बैठी थी, तकियों से टेक लगाए हुए। गोद में एक खुली किताब थी जिसे स्पष्ट रूप से पढ़ा नहीं जा रहा था। आंखें खिड़की पर थीं। मुंबई की रोशनी भूरी लग रही थी, उस तरह की सुबह जो शहर में होती है जब बादल सूरज से पहले आते हैं और वहीं टिक जाते हैं। शुभ प्रभात देवी जी। देवी जी मुड़ी, मुस्कान आई, लेकिन आंखें आराम से नहीं थीं। उनमें कुछ ऐसा था जिसे प्रिया ने पहचान लिया। रात की खराब नींद, उस तरह की जो शारीरिक दर्द से नहीं बल्कि न रुकने वाले विचारों से आती है। शुभ प्रभात मेरी बेटी। एक विराम। क्या तुम ठीक हो? प्रिया ने हमेशा की तरह हरकतों के साथ नियमित जांच शुरू की। हाँ। रात कैसी रही? लंबी, देवी मेहता ने कहा, और फिर उस सीधी और कोमल तरीके से जो उसकी पहचान थी। अर्जुन देर तक रुका था। हम बातचीत कर रहे थे। प्रिया ने नोट्स की गति नहीं बदली। बहुत अच्छा कि वह रुका। उसने मुझे एक बात बताई, देवी जी ने धीरे से कहा, जैसे कोई हर कदम रखने से पहले जमीन चुनता है, कि उसने तुम्हारे साथ अस्पताल के बाहर बुरा व्यवहार किया था इससे पहले कि तुम मेरी देखभाल करना शुरू करती, कि उसे पछतावा है और वह नहीं जानता कि कैसे ठीक करे। कमरे में जो चुप्पी छाई वह अन्य चुप्पियों से अलग थी। उसमें बनावट थी, उसमें पार्श्व वजन था, जैसे दीवार वहां प्रकट हो जहां आप उम्मीद नहीं करते थे। प्रिया ने लिखना समाप्त किया, मेडिकल रिकॉर्ड बंद किया। देवी जी, उसने वास्तविक सावधानी से कहा, आपको यह बोझ उठाने की जरूरत नहीं है, यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे पता है कि नहीं है, देवी जी ने जवाब दिया, लेकिन वह मेरा बेटा है और मैं उसे उससे ज्यादा जानती हूं जितना वह खुद को जानता है। उसने प्रिया को उन आंखों से देखा जो लोगों के दिखाए जाने से परे देखती थीं। मैं तुम्हें उसे माफ करने के लिए नहीं कह रही हूं, मुझे वह अधिकार नहीं है। मैं बस तुम्हें बता रही हूं कि उसका दिल इस तरह से टूटा हुआ है कि उसे अभी तक नाम देना नहीं आता। प्रिया एक पल के लिए उस महिला को देखती रही। उस बातचीत में एक नरम जाल था, अनजाने में, हेरफेर करने वाला नहीं बल्कि वास्तविक। उस व्यक्ति का जाल जिसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्यार किया जाता है जो दूसरी तरफ भी प्यार करता है। संघर्ष में दो लोगों के बीच कड़ी होने की असंभव स्थिति, बिना किसी के स्पष्ट रूप से इसकी मांग किए। आपको आराम की जरूरत है, प्रिया ने धीरे से दृढ़ता से कहा। डॉ. सिंह बाद में आएंगे और मैं नहीं चाहती कि वह आपको उत्तेजित पाएं। देवी मेहता ने सिर हिलाया, लेकिन प्रिया के दूर हटने से पहले 1 सेकंड के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। जो कुछ भी इस कमरे के बाहर हो रहा हो, देवी जी ने धीरे से कहा, मैं चाहती हूं कि तुम जानो कि तुम मेरे लिए यहां अंदर हुई सबसे अच्छी चीज हो। और मैं यह अपने बेटे के लिए नहीं कह रही हूं, मैं इसीलिए कह रही हूं क्योंकि यह सच है। प्रिया ने एक बार दृढ़ता से उसका हाथ दबाया और उसके चेहरे पर कुछ और दिखाई देने से पहले बाहर निकल गई।
वह गलियारे में था। कमरे के दरवाजे के पास नहीं, बल्कि आगे दीवार से टेक लगाए गलियारे के अंत में, खिड़की के बगल में, जहां से नीचे शहर दिख रहा था, मुंबई। सुबह के मध्य में घना और शोरगुल वाला, और अपोलो अस्पताल के चौथे तल पर जो कुछ भी हो रहा था उससे पूरी तरह बेखबर। अर्जुन पहले के सूटों से ज्यादा सादे सूट में था, बिना टाई के। बाल थोड़े अलग थे, ये जैसे कोई अस्पताल में या उसके पास सोया हो। और आसन में कुछ ऐसा था, कंधे थोड़े अलग थे, झुके हुए नहीं बल्कि सामान्य से कम उठे हुए थे, जिसे प्रिया ने नोटिस करने से पहले ही नोटिस कर लिया था। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ी। प्रिया, यह मैडम नहीं था, यह आप नहीं था, यह उसका नाम था। एक ऐसी आवाज में कहा गया था जिसने पिछली मुलाकातों में अपनी नियंत्रण की परत खो दी थी। वह रुक गई, तुरंत नहीं मुड़ी, सांस ली, फिर मुड़ी। मुझे जांच के बारे में पता चला है, उसने कहा, आंखें सीधी, बिना भटके। यह मैंने ही किया है। यह जानबूझकर नहीं था, लेकिन यह मैंने ही किया। मैं समन्वय से बात करने गया था। मैं समन्वय से बात करने गया था। ऐसा, मैं प्रशासन से बात करने गया था। मैंने उन चीजों में हस्तक्षेप किया जिनमें मुझे नहीं करना चाहिए था, और अनजाने में तुम्हारा नाम एक ऐसे मामले में डाल दिया जो अस्तित्व में नहीं होना चाहिए था। प्रिया चुप रही। मैं इसे ठीक करना चाहता हूं, उसने जारी रखा। क्या मैं निदेशालय जा सकता हूं? क्या मैं अपने नाम से निकले किसी भी बयान को वापस ले सकता हूं? क्या मैं... रुको, उसने कहा। शब्द धीमा निकला, लेकिन उसे पूरी तरह से रोक दिया। तुम समन्वय के पास पैसा इस्तेमाल करके मुझे इस मामले में रखने गए थे, उसने उस आवाज में कहा जो बहुत सावधान थी ताकि अपनी बात न खोए। जब वह काम नहीं आया तो तुम प्रशासन के पास गए और तुमने वहां जो कुछ भी कहा उसने मेरे पेशेवर आचरण पर एक जांच शुरू कर दी। 8 साल के करियर पर एक विराम, और अब तुम फिर से वहां जाकर उसे ठीक करना चाहते हो, उसी प्रभाव का उपयोग करके जिसने समस्या पैदा की थी। उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि कोई जवाब नहीं था जो ठीक वही पुष्टि न करता जो उसने कहा था। तुम वहां जाकर इसे ठीक नहीं कर सकते, प्रिया ने जारी रखा, क्योंकि समस्या प्रक्रिया नहीं है। प्रक्रिया सिर्फ एक लक्षण है। समस्या यह है कि तुम मानते हो कि सब कुछ का समाधान है अगर तुम सही जगह पर पर्याप्त दबाव डालते हो, और कभी कभी होता भी है, लेकिन तब नहीं जब तुमने जो चीज तोड़ी है वह किसी और की प्रतिष्ठा हो। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अर्जुन ने 1 सेकंड के लिए आंखें बंद कर लीं। जब उसने खोली तो अंदर कुछ अलग था। यह 2 दिन पहले गलियारे का अपराध बोध नहीं था। वह अभी भी आरामदायक था, अभी भी बिना ज्यादा मांग किए सीने में समा जाता था। यह कुछ और था, ज्यादा कठोर, नाम देना ज्यादा मुश्किल। यह शर्म थी जिसने अंततः सही ठिकाना ढूंढ लिया था। मैं क्या कर सकता हूं, उसने कहा, और कार के बाद पहली बार सवाल में कोई रणनीति नहीं थी। यह वास्तविक था। यह उस व्यक्ति का सवाल था जो जमीन पर है, और आखिरकार यह दिखावा करना बंद कर दिया है कि वह नहीं है। प्रिया ने उसे देर तक देखा। कुछ नहीं, उसने जवाब दिया, अभी के लिए बिल्कुल कुछ नहीं। और वह सीढ़ियों की ओर बढ़ी। जांच मीना के अनुमान से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ी। देर शाम निदेशालय के एक सदस्य डॉ राव, 58 साल के, सफेद बालों वाले, उस तरह के आदमी जिन्होंने मानवीय होने के बजाय कुशल होकर अधिकार बनाया था, ने प्रिया से दूसरे तल के एक छोटे कमरे में बात करने के लिए कहा, जिसका उपयोग प्रशासनिक बैठकों के लिए किया जाता था और जिसमें उस तरह की विशिष्ट चुप्पी थी जहां असहज निर्णय सूचित किए जाते हैं। वह सीधे मुद्दे पर आया। पेशेवर और प्रभारी परिवार के सदस्य के बीच दर्ज तनाव के इतिहास के आधार पर और मरीज की नाजुक नैदानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निदेशालय का मानना है कि मरीज के चिकित्सीय वातावरण को बनाए रखने के लिए टीम का एक अस्थायी पुनर्गठन अधिक उपयुक्त हो सकता है। प्रिया ने हर शब्द को पूरे ध्यान से सुना। अस्थायी पुनर्गठन, उसने दोहराया। अस्थायी, उसने पुष्टि की। जब तक जांच चल रही है। उसका क्या मतलब था? प्रोटोकॉल की शब्दावली से वास्तविक हिंदी में अनुवादित यह निम्नलिखित था। वे देवी मेहता के मामले से उसे हटाने पर विचार कर रहे थे, घोषित सजा के रूप में नहीं, बल्कि एहतियाती उपाय के रूप में, जो व्यवहार में अलग नाम के साथ वही बात थी। उसे अभी हटाना। जब देवी मेहता अस्पताल में भर्ती होने के बाद से सबसे नाजुक दौर में थीं, मरीज को इस तरह से अस्थिर कर सकता था जिसे डॉ सिंह ने चिकित्सकीय रूप से जोखिम भरा बताया था, और प्रिया जानती थी कि यह संभावना गलती से मेज पर नहीं रखी गई थी। किसी ने गणना की थी कि उसे हटाने का नैदानिक जोखिम दबाव के रूप में काम करेगा, कि वह कोई भी औपचारिक निर्णय लेने से पहले झुक जाएगी, कि उस मरीज के लिए उसने जो प्यार विकसित किया था वह उसे नियंत्रित करने के लिए सबसे कुशल लीवर होगा। वह डॉ राव को एक पल के लिए देखा, जो असहज होने के लिए बहुत लंबा था।
निदेशालय अंतिम निर्णय कब लेगा? उसने पूछा। 48 घंटे। प्रिया उठ खड़ी हुई, अपना लैब कोट लगाया। मैं किसी भी प्रक्रिया के लिए उपलब्ध रहूंगी जिसे उन्हें संचालित करने की आवश्यकता हो, उसने कहा, इस शर्त के साथ कि डॉ. सिंह से टीम के पुनर्गठन के बारे में कोई भी निर्णय लागू होने से पहले परामर्श किया जाए। मरीज की नैदानिक स्थिति का मूल्यांकन प्रशासनिक प्रबंधन द्वारा पुलिस नहीं किया जा सकता है। डॉ. राव ने उस भाव से सिर हिलाया जैसे उसने इस स्तर की संयमितता की उम्मीद नहीं की थी। प्रिया बाहर निकली, सीढ़ियों से भूतल तक उतरी, शर्मा जी के पोस्ट से बिना रुके गुजरी, अस्पताल का बगल वाला दरवाजा धकेला और फुटपाथ पर निकल गई। मुंबई जैसा मुंबई हमेशा रहता है, शोरगुल वाला, उदासीन, लोगों से भरा जो बिना आसपास देखे गुजरते हैं। प्रिया एक पल के लिए फुटपाथ पर खड़ी रही। उसका लैब कोट अभी भी पहना हुआ था और 48 घंटों का वजह उसके सामने एक खाई की तरह खुल रहा था जिसे उसे पार करना था, यह जाने बिना कि दूसरी तरफ जमीन थी या नहीं। 8 साल का करियर, एक खुली जांच, एक मरीज जिसने उसे अपनी बेटी कहा था, एक आदमी जिसने 2 मिनट की लापरवाही से उसमें कुछ नष्ट कर दिया था और जिसे अब यह समझने के लिए 48 घंटे की जरूरत थी कि कुछ नुकसानों का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और वह मुंबई के फुटपाथ पर खड़ी थी। उसके चारों ओर शहर का शोरगुल था। दादी को बुलाने के लिए कोई नहीं था, थकान उतारने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था जो आकर कहे, मैं यहां हूं, धीरे धीरे सांस ले सकती हो। इस पूरी कहानी में पहली बार प्रिया वर्मा ने सचमुच जमीन महसूस की, लाक्षणिक रूप से नहीं, सचमुच। और जो सवाल हवा में अटक गया जबकि मुंबई अपनी सामान्य उदासीनता के साथ उसके चारों ओर घूम रहा था, वह एक साथ सरल और असंभव था। कब तक कोई व्यक्ति सबके लिए मजबूत रह सकता है सिवाय अपने लिए? प्रिया का फैसला गुस्से से नहीं जन्मा था, यह उसी जगह से आया था जहां से उसके सभी महत्वपूर्ण फैसले आते थे। वह आंतरिक शांत जगह जिसे उसने बाहरी शोर बहुत ज्यादा होने से पहले सुनना सीख लिया था ताकि कुछ भी सुना जा सके। उसने डॉ. राव द्वारा निर्धारित 48 घंटे सामान्य रूप से काम करते हुए बिताए। पूरी शिफ्ट, रिकॉर्ड्स व्यवस्थित थे। देवी मेहता को हमेशा की तरह वही देखभाल मिल रही थी, न ज्यादा न कम, क्योंकि ज्यादा प्रदर्शन होता और कम त्याग, और प्रिया दोनों में से कुछ भी नहीं कर रही थी। लेकिन उन 48 घंटों के भीतर, जबकि अस्पताल अपनी हमेशा की उत्पादक उदासीनता के साथ काम कर रहा था, प्रिया ने एक ऐसा फैसला लिया था जिसे अभी तक कोई नहीं जानता था। वह निदेशालय के उसके लिए फैसला करने का इंतजार नहीं करेगी। दूसरे दिन की सुबह वह सबसे पहले पहुंची। खाली चेंजिंग रूम में यूनिफॉर्म बदली, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी, सीधे मीना के कमरे में गई। कोऑर्डिनेटर 10 मिनट बाद आई और प्रिया को अपने सामने हाथ में एक लिफाफा और एक ऐसे भाव के साथ बैठी हुई पाया जो न तो हार थी और न ही विद्रोह। यह स्पष्टता थी, मैं कमरा नंबर 407 के मामले से अपनी स्वैच्छिक इस्तीफे की अर्जी दे रही हूं। प्रिया ने कहा, जांच के जवाब में नहीं, बल्कि मेरी अपनी पसंद के रूप में, किसी भी संस्थागत निर्णय के सूचित होने से पहले लिया गया। मीना 1 सेकंड के लिए दरवाजे पर खड़ी रही। प्रिया, मुझे यह इस तरह से दर्ज करवाना होगा। प्रिया ने धीरे से दृढ़ता से जारी रखा कि मैं इसलिए निकली क्योंकि मैंने निकलना चुना, इसलिए नहीं कि मुझे हटा दिया गया था। यह अंतर मेरे पेशेवर इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है और मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मीना अंदर आई, दरवाजा बंद किया, धीरे से बैठ गई। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, प्रिया ने भी जवाब दिया। मैं दूसरा दस्तावेज दे रही हूं जिसमें दूसरे तल के सामान्य वार्ड में तत्काल स्थानांतरण का अनुरोध किया गया है। यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं है तो मैं अपोलो अस्पताल से पूर्ण रूप से छुट्टी का अनुरोध करती हूं। जो चुप्पी छाई वह उस तरह की थी जिसकी मीना ने उस सुबह स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं की थी। तुम एक ऐसे मामले को छोड़ रही हो जिसके बारे में डॉ. सिंह ने खुद कहा था कि यह चिकित्सकीय रूप से तुम्हारी उपस्थिति पर निर्भर है। मीना ने तर्क के रूप में नहीं बल्कि एक तथ्य के रूप में कहा जिसे जोर से कहने की जरूरत थी। मुझे पता है, प्रिया ने जवाब दिया, और मैंने एक देखभाल स्थानांतरण पत्र लिखा है जिसमें सभी आवश्यक दिशा निर्देश हैं ताकि अगला पेशेवर मरीज को बिना किसी नुकसान के जारी रख सके। यह लिफाफे के अंदर है। मीना ने लिफाफे की ओर देखा, प्रिया की ओर देखा। यह तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, उसने धीरे से कहा। क्या यह पहले से ही नहीं पड़ा? प्रिया ने जवाब दिया, फर्क यह है कि अब कीमत मेरी पसंद है। मीना ने लिफाफा उठाया, खोला, चुपचाप पढ़ा, और जब उसने खत्म किया तो उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो प्रशासनिक स्वीकृति नहीं थी। यह उस तरह का सम्मान था जिसे अस्तित्व में रहने के लिए प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं होती। मैं इसे आज ही संसाधित कर देती हूं, उसने कहा। प्रिया उठ खड़ी हुई, उस कमरे में आखिरी बार अपना लैब कोट लगाया।
शुरू से ही मेरे साथ न्यायपूर्ण रहने के लिए धन्यवाद। और वह बाहर निकल गई। वह आखिरी बार कमरा नंबर 407 में गई। देवी मेहता हमेशा की तरह अपनी गोद में किताब लिए जागी हुई थी और उसकी आंखें पिछले कुछ दिनों की तुलना में ज्यादा आराम से थीं। दवा का समायोजन प्रभावी हो गया था। सांस ज्यादा नियमित थी। चेहरे पर रंग उस धीमी, विवेकी गति से लौट आया था जिसे केवल वही नोटिस कर सकता है जो करीब से देखता है। प्रिया हमेशा की तरह मुस्कान के साथ अंदर आई, महत्वपूर्ण संकेतों की जांच की, हमेशा की तरह दृढ़ लिखावट में मेडिकल रिकॉर्ड में लिखा और फिर एक पल के लिए बिस्तर के बगल में खड़ी रही, जो दूसरों से अलग था, हाव भाव में नहीं बल्कि वजन में। देवी मेहता ने महसूस किया, किताब से आंखें उठाईं। क्या हुआ? मैं विदा लेने आई हूं, प्रिया ने कहा, सरल, सीधी, क्योंकि देवी मेहता बिना किसी पर्दे के सच्चाई की हकदार थी। वह एक पल के लिए चुप रही। उसकी आंखें तुरंत आंसुओं से नहीं भरीं। उसने पहले संसाधित किया, जैसे कोई जिसने मुश्किल खबरों को स्वीकार करना सीख लिया हो, बिना उन्हें एक बार में सब कुछ गिराने दिए। क्या तुम अस्पताल छोड़ रही हो? मैं आपके मामले से हट रही हूं, प्रिया ने जवाब दिया। मेरी एक सहकर्मी नर्स श्वेता आज से आपकी देखभाल संभालेंगी। वह बहुत अच्छी हैं, आपको वह पसंद आएंगी। तुम इसलिए नहीं जा रही हो, है ना? देवी मेहता ने कहा। और यह सवाल नहीं था। प्रिया ने उस महिला को देखा, उसके सफेद बालों को, उसके निशान लगे हाथों को, उसकी उन आंखों को देखा जो लोगों के दिखाए जाने से परे देखती थी। नहीं, उसने ईमानदारी से जवाब दिया। सिर्फ यही नहीं है। देवी मेहता ने उसे धीरे धीरे महसूस किया, उस शांत गरिमा के साथ जो बिना सहमत हुए स्वीकार करती है, क्योंकि उसने समझा कि कुछ परिस्थितियां उस कमरे से बड़ी होती हैं जहां वे घटित होती हैं। तुम इस अस्पताल की सबसे अच्छी चीज थी, देवी जी ने कहा। आवाज दृढ़ थी, लेकिन किनारों पर एक बहुत छोटी सी कंपन थी, उस तरह की जो तब दिखाई देती है जब कोई कुछ ऐसा पकड़े होता है जिसे वह पकड़ना पसंद नहीं करता। मैं चाहती हूं कि तुम यह जानो, कुछ भी हो। प्रिया ने एक बार उसका हाथ पकड़ा, उस दृढ़ता के साथ जो उसकी पहचान थी। भावुक विदाई की पकड़ नहीं, बल्कि वास्तविक उपस्थिति, उस तरह की जो कहती है, तुम मेरे लिए सच में मौजूद थी, अपना ख्याल रखना, प्रिया ने कहा, और अपने बेटे को जल्दी आने पर मजबूर करना। देवी मेहता ने एक छोटी और अनैच्छिक हंसी दी, उस तरह की जो तब निकल जाती है जब भावना को रास्ते में कुछ सच्चा मिलता है। प्रिया बाहर निकल गई। अर्जुन के लिए लिफाफा बगल की मेज पर था। जब देवी मेहता ने एक तरफ देखा, प्रिया ने कमरे में प्रवेश करने से पहले ही उसे छोड़ दिया था। उसने दिशा से कहा था कि वह उसके जाने के बाद उसे वहां रख दे। वह उसके आने पर मौजूद नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए नहीं कि वह मुलाकात से डरती थी, बल्कि इसलिए कि कुछ चीजों को लिखने वाले की उपस्थिति के बिना चुपचाप पढ़ना पड़ता है ताकि वे सचमुच गहराई तक पहुंच सकें। अर्जुन 9:40 बजे पहुंचा, पुराने मानक से पहले, मां के अस्पताल में भर्ती होने के बाद किसी भी दिन से पहले। जब वह अंदर आया तो देवी मेहता शांत थी। उसने तुरंत महसूस किया, वह उस चुप्पी को जानता था, वह उसके अंदर ही बढ़ी थी। क्या हुआ? तुम्हारे लिए एक चिट्ठी है, देवी जी ने कहा, बगल की मेज की ओर इशारा करते हुए। उसने लिफाफा उठाया। उस मजबूत और बिना सजावट वाली लिखावट में उसका नाम लिखा देखा, जिसे वह पहचानना सीख चुका था। खोला। अर्जुन, मैं ये तुम्हें समझाने के लिए नहीं लिख रही हूं। मैं इसलिए लिख रही हूं क्योंकि मेरा मानना है कि कुछ बातें स्पष्ट रूप से कही जानी चाहिए, इससे पहले कि चुप्पी उन्हें विकृत कर दे। तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे मैं उस समय मौजूद ही न थी जब मैं 2 शिफ्टों का बोझ और उन लोगों के जीवन की जिम्मेदारी उठाए हुए थी जो मेरे नहीं थे। यह हुआ था, यह होना बंद नहीं होगा, लेकिन मैं उस कार की वजह से नहीं जा रही हूं। मैं इसलिए जा रही हूं क्योंकि बाद में जो कुछ भी हुआ, गतिविधियां, प्रक्रियाएं, जांच ने दिखाया कि तुम अभी भी मानते हो कि शक्ति वह हल करती है जो शक्ति ने तोड़ा है, और मैं ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकती जहां मेरे नाम का इस्तेमाल एक ऐसे खेल में मोहरे के रूप में किया जा रहा है जिसे मैंने खेलना नहीं चुना। तुम्हारी मां एक असाधारण महिला है, उसकी देखभाल करना एक सौभाग्य था जिसे मैं अपने साथ रखती हूं। वह ठीक हो जाएगी, इसलिए नहीं कि मैं रुकी, बल्कि इसलिए कि वह इस तरह से मजबूत है जिसे ज्यादातर लोग पहचान नहीं पाते क्योंकि वे गलत जगह देख रहे होते हैं। मुझे तुमसे गुस्सा नहीं है, मैं एक विशिष्ट प्रकार की अदृश्यता से थक चुकी हूं, वह जो दुर्भावना से नहीं आती बल्कि उस व्यक्ति की लापरवाही से आती है जिसे अस्तित्व में रहने के लिए कभी देखे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तुम्हारे पास इसे बदलने का समय है, लेकिन मेरे साथ गवाह के रूप में नहीं। यह इसलिए होना चाहिए क्योंकि तुमने फैसला किया है, इसलिए नहीं कि कोई देख रहा है। प्रिया,
अर्जुन ने 2 बार पढ़ा। दूसरी बार वह कागज हाथ में लिए कुछ देर खड़ा रहा, जिसे देवी मेहता ने नहीं मापा, क्योंकि उसने 67 सालों में सीख लिया था कि कुछ पल घड़ियों में समा नहीं पाते। वह चली गई। आती साथी उसने कहा। यह सवाल नहीं था, क्या वह चली गई? देवी मेहता ने जवाब दिया। बाद में जो चुप्पी आई वह उस कमरे की अन्य सभी चुप्पियों से अलग थी। उसमें एक विशिष्ट बनावट थी, उस चीज की जिसे अब बदला नहीं जा सकता, जो उस बिंदु को पार कर चुकी थी जहां पछतावा अभी भी कुछ बदलता है, और उस बिंदु पर पहुंच गई थी जहां केवल कार्रवाई मायने रखती है। अर्जुन ने सावधानी से चिट्ठी मोड़ी, अपने कोट के अंदरूनी जेब में रख ली। मेज पर नहीं, बैग में नहीं, सीने के सबसे करीब वाली जेब में। और फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसे देवी मेहता ने शायद उसके 12 साल के होने के बाद से नहीं देखा था। वह उसके बिस्तर के किनारे बैठ गया, विजिटर की कुर्सी पर नहीं, बल्कि बिस्तर के किनारे, बेटे की तरह, ऐसे व्यक्ति की तरह जिसने आखिरकार यह दिखावा करना बंद कर दिया था कि वह सिर्फ गुजर रहा है। माँ, उसने कहा। आवाज अलग निकली, उस नियंत्रण की परत के बिना जिसे उसने पिछले कुछ सालों की हर बातचीत में सुना था। जब पिता चले गए तो मैंने फैसला किया कि मुझे कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि मैं सब कुछ अकेले बनाऊंगा और यह मुझे बचाएगा। देवी मेहता शांत रही, सुनती रही। मैंने बनाया, उसने जारी रखा, वह सब कुछ जो मैंने करने का सोचा था, लेकिन मैंने यह सोचते हुए किया कि निर्माण करना जीना था, और यह एक लंबा विराम नहीं है। मैंने उस महिला के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वह एक बाधा हो और वह बिना किसी से सराहना मांगे दुनिया का बोझ उठाए हुए थी। वह ऐसी ही है, देवी मेहता ने धीरे से कहा। मुझे पता है, अर्जुन ने अब जवाब दिया। मुझे पता है। मां ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा, कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहने के लिए कुछ भी नहीं था जो वह इशारा बेहतर ढंग से न कहता। वे थोड़ी देर ऐसे ही रहे, मां और बेटा, मुंबई के एक अस्पताल के कमरे में। बाहर शहर शोरगुल वाला था, और उस व्यक्ति की वह विशिष्ट चुप्पी थी जिसने आखिरकार खुद से भागना बंद कर दिया था। उस दोपहर अर्जुन अपोलो अस्पताल के दूसरे तल पर गया, प्रिया को ढूंढने नहीं। वह जानता था कि वह अब विशेष वार्ड में नहीं थी, और वह उसके पीछे नहीं गया। वह डॉ. राव के कमरे में गया। वह बिना अपॉइंटमेंट के अंदर गया, जैसे उसने हफ्तों पहले मीना के साथ किया था। लेकिन इस बार आसन अलग था। शरीर में कोई रणनीति नहीं थी, कोई ऐसा कोण नहीं था जैसे कोई बातचीत करने आया हो। मैं आधिकारिक तौर पर किसी भी रिपोर्ट या बयान को वापस लेना चाहता हूं जो मेरे नाम से निकला हो और नर्स प्रिया वर्मा के खिलाफ शुरू की गई जांच में योगदान दिया हो। उसने खड़े होकर कहा, बिना बैठे, और मैं चाहता हूं कि यह दर्ज किया जाए कि उसका मामले से हटना पूरी तरह से उसका अपना निर्णय था, जो किसी भी संस्थागत संचार से पहले लिया गया था, और उसकी ओर से कोई भी आचरण संबंधी संघर्ष नहीं है जिसकी जांच की जानी चाहिए। डॉ. राव ने उसे एक पल के लिए देखा। क्या आप समझते हैं कि इससे जांच बिना किसी औपचारिक निष्कर्ष के समाप्त हो जाएगी? समझता हूं, अर्जुन ने कहा, और मैं यह भी समझता हूं कि मुझे समस्या पैदा करने से पहले यह समझ लेना चाहिए था। मैं जो ठीक किया जा सकता है उसे ठीक कर रहा हूं। निदेशक ने सिर हिलाया, नोट्स लिए, कहा कि प्रक्रिया 24 घंटों में समाप्त हो जाएगी। अर्जुन कमरे से बाहर निकल गया, यह जाने बिना कि प्रिया को पता चलेगा या नहीं, यह जाने बिना कि वह बात उन दोनों के बीच कुछ बदलेगी या नहीं। उसने इसलिए किया क्योंकि यह सही था, इसलिए नहीं कि कोई देख रहा था, और यह लंबे समय बाद पहली बार था कि उसने इस तरह से काम किया। प्रिया को अगले दिन संस्थागत ईमेल से पता चला कि जांच बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हो गई थी, बिना आवेदक के नाम के, बिना किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के। वह देर तक स्क्रीन की ओर देखती रही, फिर कंप्यूटर बंद किया और काम पर चली गई, क्योंकि जीवन जारी था, क्योंकि दूसरे तल पर मरीज थे जिन्हें उसकी जरूरत थी, क्योंकि एक अन्यायपूर्ण जांच को समाप्त करना उस चीज को मिटाता नहीं था जो किया गया था। ज्यादा से ज्यादा यह दिखाता था कि किसी ने आखिरकार शक्ति और जिम्मेदारी के बीच का अंतर समझ लिया था। यह कुछ था, सब कुछ नहीं था। और प्रिया वर्मा, 34 साल की, आईसीयू में 8 साल के अनुभव वाली, अपनी गरिमा बरकरार रखते हुए किसी से भी बेहतर जानती थी कि कुछ कहानियों को वहां पहुंचने के लिए जहां उन्हें पहुंचना चाहिए था, सिर्फ एक सही इशारे से ज्यादा की जरूरत होती है। समय बताएगा कि यह शुरुआत थी या अंत। फिलहाल यह बस एक तरफ से और दूसरी तरफ से एक कदम था। नर्स श्वेता सक्षम थी। प्रिया यह जानती थी क्योंकि दिशा ने दूसरे तल के गलियारे में उन छोटी छोटी शिफ्ट बदलाव वाली बातचीत में बताया था, जो जितनी लगती हैं उससे ज्यादा जानकारी रखती हैं। श्वेता ध्यान देने वाली, समय की पाबंद, तकनीकी रूप से सुरक्षित थी। देवी मेहता की अच्छी देखभाल हो रही थी, यही महत्वपूर्ण था।
प्रिया खुद को यह उन पलों में दोहराती थी जब दूसरे तल का गलियारा बहुत ज्यादा शांत हो जाता था और विचार बिना अनुमति के चौथे तल पर फिसल जाते थे। दूसरे तल पर काम अलग था, तेज गति, ज्यादा विविध मामले, उस तरह की लंबी उपस्थिति के लिए कम समय जो उसने देवी मेहता के साथ विकसित की थी। यह अपने तरीके से अच्छा था। यह उससे एक अनुकूलन की मांग करता था जो उसे अपने ही दिमाग में स्थिर न रहने के लिए पर्याप्त व्यस्त रखता था। लेकिन ऐसे पल थे, हमेशा ऐसे पल थे। अर्जुन ने संपर्क करने की कोशिश नहीं की थी, दूसरे तल पर नहीं आया था, कोई संदेश नहीं भेजा था। वह तो यह भी नहीं जानती थी कि उसके पास उसका नंबर था या नहीं, और उसने स्पष्ट रूप से पता लगाने की कोशिश नहीं की थी। जांच की समाप्ति संस्थागत ईमेल के माध्यम से आई थी, शुष्क और नौकरशाही वाली, बिना नाम के, बिना व्यक्तिगत नोट के। उसने चुनाव समझ लिया था, उसने सही काम किया था, इसे किसी मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किए बिना, तुरंत बाद दिखाई दिए बिना, बदले में कुछ पाने की उम्मीद किए बिना उसने कार्रवाई की थी, दूर हो गया था और उसका स्थान बरकरार छोड़ दिया था। यह अलग था, यह पहली ठोस रूप से अलग चीज थी जो उसने कार के बाद से की थी। प्रिया ने इसे आशा में नहीं बदला, इसे डेटा में बदल दिया। एक ऐसे आदमी के बारे में एक नई जानकारी जिसे वह अभी भी पढ़ना सीख रही थी, दिल से नहीं बल्कि अपने उस हिस्से से जिसने आईसीयू के 8 सालों में सीखा था कि लोग दिखाते हैं कि वे कौन हैं, यह नहीं कि वे क्या कहते हैं बल्कि वे क्या करते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता है। देवी मेहता को मंगलवार की सुबह अस्पताल से छुट्टी मिल गई। प्रिया को तारीख नहीं पता थी, उसे अस्पताल के आंतरिक सिस्टम से पता चला जब उसने शिफ्ट की शुरुआत में मरीजों का पैनल अपडेट किया और कमरा नंबर 407 को नए अधिभोग के लिए उपलब्ध सूचीबद्ध देखा। पिछला नाम देवी मेहता, स्थिति अस्पताल से छुट्टी। वह एक पल के लिए स्क्रीन पर उस लाइन को देखती रही, फिर सांस ली और काम पर चली गई। फोन 3 दिन बाद आया, अज्ञात नंबर से। वह शिफ्ट के दौरान अज्ञात नंबरों का जवाब नहीं देती थी, लेकिन कुछ ऐसा था, एक अंतर्ज्ञान जिसकी कोई तार्किक व्याख्या नहीं थी, जिसने उसे हरे बटन को दबाने पर मजबूर किया। प्रिया। आवाज देवी मेहता की थी। उसने नाम से पहले ही पहचान लिया, बनावट से, ताल से, अक्षरों को सावधानी से उच्चारण करने के उस विशिष्ट तरीके से पहचान लिया जैसे कोई शब्दों को ऐसे संभालता हो जैसे वे लापरवाही से फेंक दिए जाने पर टूट सकते हैं। देवी जी, उसने कहा, और उसकी अपनी आवाज में कुछ ऐसा था जो पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं था। मैंने अस्पताल से नंबर मांगा था, देवी जी ने उस सीधे और कोमल लहजे में कहा जो उसकी पहचान थी। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होगा। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मुझे छुट्टी मिल गई है। मैं घर पर हूं। एक विराम। मैं चाहती थी कि तुम्हें पता चले। प्रिया ने 1 सेकंड के लिए आंखें बंद कर लीं। बहुत अच्छा, उसने कहा, और यह सबसे सच्चा वाक्य था जो उसने कई दिनों में कहा था। तुम्हारी बहुत याद आई, देवी मेहता ने कहा, सरल, बिना नाटक के। मैं यह तुम्हें अपराध बोध महसूस कराने के लिए नहीं कह रही हूं। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि तुम यह जानने की हकदार हो कि तुमने सच में फर्क डाला, उस तरह का फर्क जो किसी भी दस्तावेज में दिखाई नहीं देता। प्रिया ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों के पीछे एक दबाव था जिसे वह अच्छी तरह जानती थी, भावना का दबाव जिसने बहुत देर तक कोई निकास नहीं पाया था और जो एक दरार की तलाश में था। फोन करने के लिए धन्यवाद, वह कह पाई। एक और बात है, देवी मेहता ने कहा, और लहजे में कुछ ऐसा था, एक सावधानीपूर्वक हल्कापन, उस तरह का जो संवेदनशील विषय को सौंपने से पहले कपास में लपेट देता है। अर्जुन तुमसे मिलना चाहता है। उसने मुझे यह कहने के लिए नहीं कहा। उसे नहीं पता कि मैं फोन कर रही हूं, लेकिन मैं 38 साल से मां हूं और मैंने सीखा है कि कभी कभी हमें एक ऐसे धक्के की जरूरत होती है जिसे किसी ने नहीं मांगा। प्रिया चुप रही। वह बदल गया है, देवी जी ने जारी रखा। मैं यह नहीं कह रही हूं कि तुम मेरी बात पर विश्वास करो। मैं तुमसे कह रही हूं कि तुम खुद को अपनी आंखों से देखने का मौका दो। इसके बाद तुम जो कुछ भी करोगी वह तुम्हारा फैसला है, हमेशा से रहा है। बाद की चुप्पी इस कहानी की पिछली चुप्पियों से अलग थी। उसमें तनाव नहीं था, असंभव निर्णय का वजन नहीं था। उसमें बस एक ऐसी चीज का खुला स्थान था जिसका अभी तक कोई आकार नहीं था और जिसे आकार मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है। मैं सोचूंगी, प्रिया ने कहा। बस यही सब कुछ है जो मैंने मांगा था, देवी मेहता ने जवाब दिया, और आवाज में एक मुस्कान थी, स्पष्ट, जैसे सुबह जल्दी खिड़की से रोशनी आ रही हो। उसने 2 दिनों तक सोचा, चिंतित होकर नहीं। वह जागी नहीं रही, बातचीत को दोहराती नहीं रही, परिदृश्य नहीं बनाए। उसने उस तरह से सोचा जिस तरह से वह महत्वपूर्ण फैसलों पर सोचती थी।
उसने जवाब को मजबूर किए बिना सवाल को अपने अंदर मौजूद रहने दिया और इंतजार किया कि जवाब सही जगह से आएगा। यह एक सामान्य सुबह में आया, जबकि वह शिफ्ट के बाद अस्पताल की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और मुंबई का सूरज तीसरे तल की खिड़की से उस विशिष्ट तरीके से अंदर आ रहा था जो शहर में कुछ दिनों में होता है, सुनहरा, गर्म। इस तथ्य से पूरी तरह बेखबर कि कुछ लोग किसी महत्वपूर्ण चीज के बीच में थे, वह तीसरी सीढ़ी पर रुक गई और जान गई। चाय की दुकान का नाम चाय स्पॉट था और वह अपोलो अस्पताल से 2 ब्लॉक दूर थी। बड़े शहरों की दरारों में मौजूद एक छोटी सी जगह जिसमें 4 मेजें थीं, लकड़ी की खुशबू और ताजी बनी चाय, तेज संगीत के बिना किसी जल्दबाजी के। प्रिया सबसे पहले पहुंची, 1 कप चाय ऑर्डर की, दरवाजे की ओर मुंह करके बैठ गई। उसने जगह चुनी थी, समय तय किया था, वह पहले पहुंची थी। चिंता से नहीं, बल्कि इसीलिए कि वह उसके आने से पहले जगह पर जमना चाहती थी। यह एक छोटा और बिल्कुल सचेत भेद था। अर्जुन 3 मिनट बाद अंदर आया, सूट के बिना, गहरे रंग की पैंट, साधारण शर्ट, बाल किसी भी पिछली मुलाकात से कम नियंत्रित थे। और आसन में कुछ ऐसा था, झुके हुए कंधे नहीं, भटकी हुई नजर नहीं, बल्कि जगह घेरने के तरीके में एक तरह की खुलापन जो उसने उसमें तब तक देखी सभी चीजों से अलग था। उसने उसे देखा, 1 सेकंड के लिए रुका, मेज तक चला, दूसरी तरफ बैठ गया। उसने माफी से शुरू नहीं किया, उसने तैयार भाषण से शुरू नहीं किया, उसने उस एक चीज से शुरू किया जो बची थी जब बाकी सब कहा या किया या कोशिश किया और विफल हो गया था। आने के लिए धन्यवाद। प्रिया ने दोनों हाथों से कप को घेरा, उसे उस सीधी नजर से देखा जिसे वह पहचानना सीख चुका था, जो न तो कुछ मांगता है और न ही कुछ पेश करता है, बस ईमानदारी से मूल्यांकन करता है। मैं इसलिए आई क्योंकि मैं चाहती थी, उसने कहा। नहीं, क्योंकि किसी ने मुझे समझाया। मुझे पता है, उसने जवाब दिया। तुम्हारी माँ ने मुझे बताया कि उन्होंने फोन किया था। तुम्हारी माँ? उसने एक सूखे हास्य के साथ सुधारा जो उन दोनों के बीच नया था। उसने एक छोटी और अनैच्छिक हंसी दी, उस तरह की जो तब निकल जाती है जब ध्यान को रास्ते में कुछ अप्रत्याशित रूप से मानवीय मिलता है। और फिर वह फिर से गंभीर हो गया। मैंने पूरी जिंदगी यह सोचते हुए बिताई कि सब कुछ नियंत्रित करना सब कुछ की देखभाल करने के समान था। उसने कहा, मेरे पिता तब चले गए जब मैं 8 साल का था, बिना किसी स्पष्टीकरण के, और मैंने 8 साल की उम्र में फैसला किया कि मैं कभी किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा, क्योंकि निर्भरता कमजोरी के समान थी। एक विराम। मैंने इस पर पूरी जिंदगी बनाई और यह काम आया। उस दिन तक जब मैं अपनी मां को खोने से डर रहा था और मुझे कार में एक थकी हुई महिला मिली और मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे उसकी थकान मेरी असुविधा थी। प्रिया ने बिना बाधा डाले सुना। मैं तुम्हें यह खुद को सही ठहराने के लिए नहीं बता रहा हूं, अर्जुन ने जारी रखा। इसका कोई औचित्य नहीं है। मैं तुम्हें यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुमने एक चिट्ठी में लिखा था कि मैंने ऐसा व्यवहार किया जैसे शक्ति वह हल करती है जो शक्ति ने तोड़ा है। और तुम सही थी, और मुझे इसे सच में समझने के लिए जितना समय लगना चाहिए था उससे ज्यादा समय लगा। प्रिया के हाथों के बीच चाय ठंडी हो रही थी। तुमने निदेशालय में क्या किया? उसने एक पल बाद कहा। रिपोर्ट्स वापस ली, जांच बंद की। यह न्यूनतम था, उसने बिना हिचकिचाहट के कहा। हाँ, वह सहमत हुई। और तुमने यह बिना यह उम्मीद किए किया कि मुझे पता चलेगा? उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं था जो उस हाव भाव को कम न करता। प्रिया ने कप की ओर देखा, फिर उसकी ओर। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, उसने उस सीधी ईमानदारी से कहा जो उसकी पहचान थी। मुझे नहीं पता कि यह किसी चीज की शुरुआत है या बस एक बुरी तरह से शुरू हुई कहानी का अंत। मैं ऐसा दिखावा नहीं करूंगी कि मुझे पता है। मुझे भी नहीं पता, अर्जुन ने जवाब दिया। और इस स्वीकारोक्ति में एक विशिष्ट राहत थी, 2 वयस्कों की राहत जिन्होंने उन जवाबों को होने का दिखावा करना बंद कर दिया था जो उनके पास नहीं थे। जो मैं जानती हूं, प्रिया ने जारी रखा, वह यह है कि मैं यहां तक आई हूं और यह पहले से कहीं ज्यादा है जितना मैंने कुछ हफ्ते पहले सोचा था कि मैं करूंगी। अर्जुन एक पल के लिए उसे देखता रहा, उस महिला को जिसने कंधे पर बैग और गरिमा बरकरार रखते हुए उसकी कार से निकली थी, जो एक अस्पताल में रुकी थी जब सब कुछ उसे जाने के लिए धकेल रहा था, जिसने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें कुछ भी नहीं मांगा गया था और सब कुछ सौंप दिया गया था, जो मुंबई की उस छोटी सी चाय की दुकान पर प्रकट हुई थी, इसलिए नहीं कि उसे समझाया गया था, बल्कि इसलिए कि वह चाहती थी। क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूं? उसने कहा। हाँ। यूनिफॉर्म पर कॉफी का दाग, उसने कहा, और आवाज में कुछ ऐसा था जो लगभग जारी रखने में कठिनाई थी। उस रात कार में मैंने देखा और सोचा। वह रुका, सांस ली। मैंने कुछ ऐसा सोचा जिसके बारे में सोचने पर मुझे शर्म आती है।
और मुझे यह जानने की जरूरत है कि मैं अब जानता हूं कि उस दाग का वास्तव में क्या मतलब था। प्रिया उसे देखती रही। उसका क्या मतलब था? उसने पूछा। यह परीक्षा नहीं थी, यह वास्तविक था कि तुम काम कर रही थी जबकि मैं सो रहा था। उसने कहा कि तुमने घंटों खड़े होकर उन लोगों की देखभाल की जो तुम्हारे परिवार के नहीं थे, एक ऐसे वेतन के लिए जो उस सिस्टम में उसकी कीमत नहीं चुकाता, जो शायद ही कभी धन्यवाद कहता है। एक विराम। और जब तुम आखिरकार रुकी तो गलती से एक कार में बैठ गई क्योंकि तुम इतनी थकी हुई थी कि समझ नहीं पाई, और मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे तुम समस्या थी। बाद की चुप्पी पूरी कहानी में सबसे साफ थी। उसमें तनाव नहीं था, उसमें लंबित निर्णय का वजन नहीं था। उसमें बस मुंबई की एक छोटी मेज पर बैठे दो लोग थे, हाथों के बीच चाय ठंडी हो रही थी, ठीक उसी जगह पर जहां कुछ कहानियां उस जगह को पाती हैं जहां उन्हें शुरू होना चाहिए था। प्रिया ने उसे देर तक देखा और फिर कुछ ऐसा किया जिसकी उन दोनों में से किसी ने योजना नहीं बनाई थी। उसने कप को मेज के केंद्र की ओर धकेला, एक छोटा सा इशारा, लगभग अगोचर, और कहा, मेरे लिए एक और चाय ऑर्डर करो। यह घोषित माफी नहीं थी, यह घोषित रोमांस नहीं था, यह रिबन से बंधा हुआ समाधान नहीं था। यह एक कप चाय थी, यह थोड़ी देर और रुकना था। यह उसके लिए था जिसने सीखा था कि जब लोग कुछ नहीं कहते तो वे क्या कहते हैं, ठीक उतना ही पर्याप्त। अर्जुन ने अटेंडेंट को बुलाया और मरीन ड्राइव पर उस रात के बाद पहली बार उन दोनों के बीच कुछ ऐसा था जो अपराधबोध नहीं था, दूरी नहीं थी, उस व्यक्ति का तनाव नहीं था जिसे अभी तक नहीं पता था कि उसे चोट लगेगी या नहीं। यह समय था, वास्तविक समय, वर्तमान, बिना किसी जल्दबाजी के, वह प्रकार जो केवल तब प्रकट होता है जब दो लोग आखिरकार भागना बंद कर देते हैं और बिना किसी गारंटी के यह देखने का फैसला करते हैं कि चुप्पी के दूसरी तरफ क्या है। बाहर मुंबई हमेशा की तरह शोरगुल वाला, घना, उदासीन बना हुआ था, लेकिन उस छोटी मेज पर चाय और लकड़ी की खुशबू और खिड़की से आती सुबह की रोशनी के साथ कुछ ने वह जगह पाली थी जहां उसे होना चाहिए था। उत्तम नहीं, बिना कीमत के नहीं, बल्कि वास्तविक। और वास्तविक प्रिया वर्मा ने हर अस्पताल के हर गलियारे में सीखा था जहां उसने काम किया था। यह हमेशा शुरू करने के लिए पर्याप्त से ज्यादा होता है। हफ्तों बाद, जिस दिन देवी मेहता अपने बेटे की शादी में मंडप तक ले जा रही थी, आइवरी रंग की साड़ी में, उस मुस्कान के साथ जो कमरे को बड़ा दिखाती थी, वह चलने से पहले एक सेकंड के लिए प्रिया के बगल में रुक गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक बार उसका हाथ दबाया, उसी तरह जैसे वह कमरा नंबर 407 में करती थी, जैसे अपनी ही जिंदगी को थामे हो।